हेलो, नमस्कार, गुड इवनिंग। मैं अपने समय के हिसाब से अपने वादे के मुताबिक 9 बजे लाइव हूँ और जस्ट मुझे चेक करना है कि क्या मैं आप किसी को भी नज़र आ रहा हूँ, क्या मैं फेसबुक ऐप से लाइव हूँ। कृपया मुझे बताने की कोशिश करें, क्योंकि कई दिन हो गए आप सभी से मुलाकात हुई और इस बीच की जो सारी कहानी है बहुत ज़्यादा उथल पुथल भरी है और बहुत ही सस्पेंस भी है और कुछ असामाजिक तत्वों के लिए मनोरंजक भी है और कुछ मेरे जैसे लोगों के लिए बहुत ही सीखने की चीज़ है, लर्निंग लेसन भी है। सो आई वेलकम यू ऑल। आप सभी आमंत्रित और गणमान्य महान हस्तियों का मैं आज फेसबुक लाइव पर स्वागत करता हूं। तो फटाफट आप लोग जुड़ें जहां भी हैं। और मैं सबसे पहले ये बताना चाहता हूं कि जो हमने पिछली बार जो फेसबुक लाइव किया था उसमें आप सभी लोगों ने दिल खोल कर हिस्सा लिया। जिन जिन लोगों को मैंने आमंत्रित किया था लगभग सभी लोगों ने अपना बहुमूल्य वक्त दिया और उस सेशन को 1.5 घंटे के उस लगातार सेशन को बहुत बखूबी से निभाया और सच्चाई का साथ दिया। इसके लिए मैं आप सभी लोगों का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं, क्योंकि आप सभी के सहयोग से कोई भी इंसान बनता है। और मेरे उस वीडियो को लगभग विभागीय, सामाजिक, मुझे जानने वाले, स्थानीय लोग, पूरे देश भर के मेरे मित्र, मेरे भाई बंधु, मेरे वरिष्ठ, मेरे कनिष्ठ, सभी लोगों ने मिलकर कुल 3600 लोगों ने, 3600 लोगों ने अपना बहुमूल्य वक्त देकर मेरे उस वक्तव्य को, मेरे उस दर्द को, मेरी उस आप बीती को पूरे धैर्य के साथ सुना है। तो मैं दिल से आप सभी का आभारी हूं और इसी तरह आप सभी लोग मेरा साथ देंगे, मुझे पूरी उम्मीद है, क्योंकि मैंने ज़िंदगी इस तरह से जिया है और आप सभी लोगों के दिल के मैं इतनी करीब हूं जो मैं अपने आप को बहुत ही बड़ा खुशनसीब और बहुत ही ब्लेस्ड महसूस कर रहा हूं। और मेरी बहुत ही खुशनसीबी है कि मुझे इस तरह का समाज, इस तरह के दोस्त, इस तरह के चाहने वाले और इस तरह की कम्युनिटी, इस तरह का ऑर्गेनाइजेशन मुझे मिला, जो अपना 6 लोग वर्सेस 3600 लोग, जो आज मैं खड़ा हूं, मेरे साथ 3600 लोग खड़े हैं अभी तक की रिकॉर्ड में देख पा रहा हूं। और एक तरफ मेरी ज़िंदगी के 6 लोग हैं जो मेरी ज़िंदगी को तबाह करने के पीछे लगे हैं। दिन रात साजिशें फेंकी जा रही है, पासे पलटे जा रहे हैं और लोगों को गुमराह करने का नया नया तरीका ढूंढा जा रहा है। और शायद ये लोग ये भूल चुके हैं कि जिन लोगों के ऊपर इनकी नज़र है, जिन लोगों को ये गुमराह करना चाहते हैं, मैं उनके बेहद खास हूँ और वो सभी मेरे बेहद खास हैं। और आज के ज़माने में भी लगभग लोग सच्चाई का साथ देने के लिए तैयार हैं। आज का ये समाज मेरे साथ खड़ा है क्योंकि मैं एक सच्ची चीज़ों को लेकर आप सभी के सामने आया हूँ। तो फेक एंड ट्रूथ एंड फैक्ट्स, दिस इज द वॉर बिटवीन फैक्ट एंड द फेक। और इस वार में 6 लोग ही खड़े हैं, इनके साथ कुछ चुनिंदा लोग हैं जो इन्हीं मानसिकता के हैं, अमानवीय और असामाजिक हैं और जो दूसरों की चीज़ों को हड़पने वाले हैं, किसी भी तरह से छल कपट करके, जायज़ नाजायज़, उल्टा सीधा, सही गलत बोल करके बस एक अच्छी खासी जो चीज़ें सच्चाई है उसको ढकने का एक प्रयास में लगे हुए हैं दिन रात। और मेरे कई करीबी लोगों से संपर्क भी कर रहे हैं और ये उसी चीज़ में लगे हुए हैं जिसको अपने यहाँ स्थानीय भाषा में लतखोरी बोलते हैं। लतखोर मीन्स यदि एक बार एक लात मारे, दोबारा फिर वो करेगा, फिर 2 लात मारे, फिर दोबारा करेगा। मारते मारते उनको तबाह कर दीजिए, बट वो लास्ट तक अपनी उस बुरी आदत को नहीं छोड़ता है। तो ये लोग अभी फ़िलहाल उसी आदत में।
और आज विशेष लोगों को मैंने आमंत्रित किया है, जिसमें सबसे पहले मेरे घोरघट गांव के बुद्धिजीवी वर्ग, युवा वर्ग और बुजुर्ग समुदाय, साथ ही साथ मेरे विभागीय लोग, डिफेंस से जुड़े हुए लोग और कुछ होम मिनिस्ट्री से जुड़े हुए लोग, एजुकेशन से लोग, शिक्षा से जुड़े हुए लोग, जिसमें कॉलेजेस के स्टाफ हैं, उनके ऑफिशियल्स हैं और मीडिया के लोग, अपना प्रिंट मीडिया, सोशल मीडिया, टेलीकास्ट मीडिया और साथ ही साथ समाज और एनजीओ में जो लोग मानव के उत्थान के लिए, सामाजिक कल्याण के लिए और मेरे जैसे प्रताड़ित इंसानों के लिए बहुत कुछ सहयोग करते हैं। तो आज सभी लोग मेरे साथ जुड़ने वाले हैं, तो आप सभी का मैं स्वागत करता हूं और बहुत बहुत दिल से आभारी हूं। आप अपनी व्यस्त ज़िंदगी में भी मेरे लिए इतना वक्त निकाल रहे हैं। मेरे इस दरख्वास्त को, मेरे इस रिक्वेस्ट पर आप सभी लोग हाजिर हैं, मेरे उपस्थित हैं, मेरे साथ खड़े हैं। तो आज की कहानी ये है कि 3600 लोगों ने मेरे दर्द को सुना है और बहुत बड़ी बात है मेरे लिए, और मेरे लिए एक अचीवमेंट है, क्योंकि एक सही चीज़ को मैं लेकर के चल रहा हूँ। और एक समुदाय ऐसा है जो चमकते सूरज को रुमाल से ढकना चाहता है। जो सूरज चमक रहा है वो सार्वभौमिक सत्य है, उसको एक रुमाल से ढकना चाह रहा है कि देखो अंधेरा हो गया है और ये सूरज नहीं चमक रहा है। लोगों से ज़बरदस्ती ये कहलवाना चाहता है, ये सूरज चमक ही नहीं रहा है, सूरज में कुछ नहीं है, सूरज बर्बाद हो चुका है। सूरज चमकता हुआ पूरी दुनिया को नजर आ रहा है, सूरज चमक रहा है, सूरज बिल्कुल चकाचक है, अपने एटीट्यूड में, अपने ताप में, अपने आग में, हर तरह से सूरज आसमान की ऊंचाइयों पर है। लेकिन 6 लोग ऐसे हैं जो इस चीज को मानने के लिए तैयार ही नहीं। वो सूरज के ऊपर एक छोटा सा रुमाल रखते हैं डेली और खुद में एक खुश और जश्न का माहौल बनाते हैं और लोगों को गुमराह करते हैं। देखो देखो सूरज कहाँ है, सूरज नहीं है, सूरज तो बर्बाद हो गया है, वो सूरज की चमक नहीं है, बस उसकी कुछ ऐसे ही है। तो दोस्तों, जो लोग आज, कुछ लोग मेरे साथ नए जुड़ रहे हैं और मैं उनको एक बारी शॉर्ट में बताना चाहता हूँ कि ये मेरी आप बीती है। जो 20 साल मैं लगभग आप लोगों के साथ रहा, अपने गांव समाज से दूर रहा, लेकिन एक समुदाय है जो मेरे विभागीय दोस्त हैं, जो मेरे विभागीय लोग हैं, वो लगभग मेरी यात्रा में और मेरे कैरेक्टर को, मेरे चरित्र को, मुझे मेरी व्यक्तिगत ज़िंदगी के एक एक पहलू से वाकिफ़ हैं और उनसे कुछ छुपी हुई चीज़ें नहीं है। तो मेरे साथ ज़िंदगी में कुछ इस तरह की घटनाएं हुई जिसको लेकर के मैं आज दूसरी बार फेसबुक लाइव पर बैठा हूं। पहली बार मैंने 1.5 घंटे का बहुमूल्य वक्त लिया था। मुझे उम्मीद है यदि आप लोगों ने उस आप बीती को नहीं देखा है तो ज़रूर मेरे इस फेसबुक पर ही वो आपको नज़र आएगी। और वो इसलिए है कि इसकी 2 वजह है। सबसे पहले तो आज के दौर में बहुत सारे मध्यम वर्गीय और निम्न वर्गीय, जिस बैकग्राउंड से मैं आता हूं और जिस गांव से मैं उठ करके आया हूं, और बिल्कुल विवश और लाचार पृष्ठभूमि थी मेरी, और लगभग लोग इस चीज़ के शिकार हैं कि आप जब किसी सरकारी नौकरी में जाते हो या फिर आपके पास कोई अर्निंग का रिसोर्स होता है, आप कमाना शुरू करते हो, तो गरीब इंसान की सबसे पहली फितरत होती है, चाहे कुछ भी हो तो मुझे माँ बाप की सेवा करनी है। दूसरी होती है, मुझे भाई बहनों को इतना ज़्यादा पढ़ाना है, उसको एक ऐसी जीवन शैली, लाइफ स्टाइल देना है जो मैं नहीं कर पाया। तो मैं भी इस चीज़ को आगे लेकर के चला, जो मेरी बहुत बड़ी गलती थी। मुझे ये नहीं करना था, मुझे भापना था। ये घोर कलयुग है। कलयुग का ऐसा रंग है जो कभी ना कभी जरूर देखने को मिलेगा, परंतु मैं इस चीज़ को बिल्कुल ही नज़रअंदाज किया, जिस चीज़ का मुझे बेहद अफसोस है। लेकिन उस अफसोस का कोई मतलब नहीं है। एक ही मतलब है कि जब अपने पैर में कांटे चुभ जाए तो उस कांटे को निकाल फेंकना जरूरी है। तो मैं ज़िंदगी के इस दौर में हूँ, मुझे कांटे चुभे और मैंने उस पैर को फिर भी बहुत घसीटा। अभी मैं उस पैर के कांटों को पूरी तरह निकाल करके फेंक चुका हूँ, बट वो कांटा अपने आप को ये नहीं समझ रहा है कि मैं उसे फेंक चुका। तो कहने का ये मतलब है, जो भी भाई बंधु, मेरे दोस्त, मेरे कलीग्स, मेरे मुझे जानने वाले, यदि आप भी ओवर कॉन्फिडेंस, ओवर इमोशनल, ओवर केयरिंग हैं अपने घर परिवार को लेकर के, अपनी ज़िंदगी की पूरी कमाई लगा रहे हैं
पूरी कमाई लगा रहे हो और अपने लिए आप नहीं कुछ रख रहे हो, तो ये गलती दोबारा मत करना जो मैंने किया है। यदि आप दोबारा ये गलती करते हो तो आपको इस तरह से निष्कासित किया जाएगा, आपको ज़िंदगी का ऐसा सबक मिलेगा, इस तरह का सबक मिलेगा जो कि आप कभी संभल नहीं पाओगे। आपके लिए संभलना नामुमकिन है, क्योंकि ये ऐसी विषैली प्रजाति है, एक प्रजाति है जो समाज में हर जगह पर हर वर्ग के पास मिलेगा, कि जो आपकी सभी चीज़ों को हड़प करके भी, और जब आप असहाय होते हो या जब आप उनको जिस चीज़ की आदत लगा रखे हो, जिस लाइफ स्टाइल की आदत लगा रखे हो, अपना पैसे को इन्वेस्ट किया आपने पूरा, उनमें लगा दिया ओवर इमोशनल होकर के, कि मुझे अपने घर में खाना तक की पूर्ति नहीं होती थी, मैं अपने माँ बाप को उस लेवल तक देखना चाहता हूँ। माई फादर इज़ द गॉड, माई फादर शुड बी द हीरो ऑफ द सोसाइटी। तो ये गलती मैंने किया, और वो फादर को मॉडल आप बना देते हो, और वो आपको दुनिया का सबसे घटिया इंसान बताता है, और हर संभव उस प्रयास में लगा हुआ है कि आपने उन्हें जो भी कमाई है, यदि आप अपने लिए भी रखने की कोशिश करोगे तो वो नहीं रख पाओगे। मैंने यही गलती की। मैं अकेले रह करके, कुंवारा रह करके 20 साल तक सारे पैसे को इन लोगों के पीछे लुटाया। हालांकि वो मेरा पर्सनल टास्क था, पर्सनल प्रोजेक्ट था, किसी ने मुझे दबाव नहीं दिया था, बट मुझे इस चीज़ का बहुत ज़्यादा अफसोस है। मेरे दोस्तों में से यदि आप भी कोई भी इस तरह की आदतों से, यदि आपको ये एडिक्शन है, ओवर कॉन्फिडेंस हो आप, ओवर इमोशनल हो, नहीं मेरा भाई यदि उस लेवल पर है तो उस भाई में आप अपना चेहरा देख करके अपनी खुशी मना रहे हो, तो मेरा यकीन मानो आप नरक की तरफ अपने रास्ते को मोड़ चुके हो। वो भाई आपको एक वक्त पर ऐसा अध्याय देगा, ऐसा लेसन देगा, आप अपने आप को नहीं संभाल पाओगे जैसे मैंने नहीं संभाला अपने आप अंदर से इतना बुरी तरह से टूट जाते हो, बिखर जाते हो, तो आपके पास कोई रास्ता नहीं बचता है। आपकी ज़िंदगी को बचाना बहुत मुश्किल है, क्योंकि जब आप किसी को, एक कुत्ते को आप डेली हड्डी डाल रहे हो, 1 हड्डी दिया, 2 हड्डी दिया, 10 हड्डी दिया, उस कुत्ते को आदत लगा दिए हो आप हड्डियों को देने की, और यदि आपके पास ऐसा वक्त आता है कि आप हड्डी देने में असमर्थ हो, तो वो कुत्ता आपकी तरफ हर संभव झपट्टा मारेगा, आपको परेशान करेगा, आपको काटेगा, आपके पीछे भागेगा, भौंकेगा, मतलब आपका जीना हराम करेगा। तो ये गलती मैंने किया। आप लोगों से भी गुजारिश है दोस्तों, जो कोई भी यदि इस तरह की चीज़ों में आप लगे हो, अभी से संभल जाओ, क्योंकि आप सभी लोग जानते हो, ज़्यादातर लोग मेरे गांव से जुड़े हैं, आप सभी लोग जानते हो मेरे घर मेरे पिताजी, माताजी और मेरे भाई लोग इनफैक्ट किस तरह से हैं और किस तरह से ये लोग ऊपर उठे, है ना। ये चीज़ों को मैं रिपीट करना नहीं चाहता, बहुत ही बुरी परिस्थिति, और आप सभी लोग इसके विटनेस हो, आप सभी लोग इसके साक्ष्य हो, किस स्तर से कहाँ तक एक झोपड़ी और मिट्टी के घर से मैंने महल बनाया, सारी चीज़ों को किया। मेरे पिताजी को पैसे की भूख थी, मैंने वो भी पूरा किया। इनको ज़मीन खरीदने का एडिक्शन था, वो चाहिए हर साल पूरे इलाके में लोग मिले कि ओके कैलाश बाबू इस बार कितना ज़मीन खरीदें, वो भी जितना मेरे से हो सका मैंने लिया। लेकिन गलती मैंने ये किया कि वो ज़मीन मैंने पिताजी के नाम पर लिया, बस यहाँ से मेरी गलती शुरू होती है, क्योंकि मैं ओवर इमोशनल, ओवर केयरिंग, जो कुछ है पिताजी के नाम पर है, पिताजी के नाम पर लेना अच्छा रहता है। बट वो पिताजी आज ये कहते हैं कि ये मेरी अपनी कमाई से ली हुई, जबकि मैं आप लोगों से ये जताने की भी ज़रूरत नहीं, आप लोग जानते हो मेरे पिताजी की कमाई का साधन क्या है। ये किसी ना तो किसी सरकारी नौकरी में है, ना इनके पास कोई ऐसी कमाई है, यदि इनके पास गुप्त रूप से छुपी हुई कोई तस्करी की कमाई हो जिसका अंदाज़ा मुझे नहीं है। अदरवाइज इतने महंगे प्रॉपर्टीज़, इतने महंगे ज़मीन, मुझे नहीं लगता है कि इनके पास वो साधन थे जिनसे ये खरीद पाए। बट इनका मानना है क्योंकि वो इनके नाम पर है। बाकी मेरे पास यदि मैं कानून की बात करूं तो वो चीज़ें माननीय अदालत में ऑलरेडी रजिस्टर्ड है, और उस चीज़ के लिए मुझे बिल्कुल भरोसा है कि माननीय अदालत एक ना एक दिन इस न्याय को लेकर ज़रूर मेरे सामने आएगी, क्योंकि मेरे अकाउंट डिटेल्स को खंगाला गया है, और सारे इन्वेस्टमेंट जहाँ भी जो भी हुआ है तो वो उनका मसला है। लेकिन जो दोस्त मेरे जुड़े हैं मेरे से आज के ज़माने में, जो भी घर से बाहर रह करके इमोशनली घर के लिए कर रहे हैं, तो बिल्कुल आप सतर्क हो जाइए।
यदि आपको करना भी है तो बिल्कुल आप न्यूनतम प्रतिशत इनको दीजिए। जैसा मैंने पिछली बार बोला था, यदि इनको बनियान चाहे तो सिर्फ आप बनियान दीजिए, आप इनको रेमंड सूट की आदत मत डालिए। नहीं तो जिस दिन आप रेमंड सूट देते देते एक दिन आपके पास आएगी, जब आपका पूरा खजाना खाली हो जाएगा, जब आपकी जॉब चली जाएगी, जब आप अपनी ज़िंदगी जीना शुरू करोगे, सबसे ज़्यादा कष्ट इनको होगा। और ये आपको मारने के लिए आएंगे, ये आपके पीछे झपट्टा लगाएंगे, आपके पीछे क्रिमिनल्स को सेट करेंगे, आपकी रिक्की की जाएगी, आपके पीछे झूठे मुकदमे किए जाएंगे, आपके घर की औरतों को आगे किया जाएगा, जिससे कि आपके ऊपर एक महिला केस भी बन पाए। तो ये सारी कहानी है जिससे मुझे अवगत कराना था जो लोग आज नए जुड़े हैं मेरे साथ। और आज का जो एपिसोड है, तो मैंने लॉटरी निकाला कि किसकी कहानी को मैं आज लेकर के बैठा हूँ। तो उस लॉटरी में जो आज के हमारे महत्वपूर्ण किरदार हैं मेरी ज़िंदगी के, उनके हैं मेरे छोटे भाई जो मेरे से जस्ट छोटे हैं, नीरज कुमार आनंद जी, श्री नीरज कुमार आनंद, जो पेशे से सहायक शिक्षक हैं, बीपीएससी टीचर हैं, सरकारी नौकरी बिहार सरकार के सम्मानित शिक्षक हैं। पिछले साल ही उन्होंने ज्वाइन किया है, जहाँ तक मुझे आइडिया है कि वो शिवहर जिला में ज्वाइन किए हैं, और ज़्यादातर लोग आप लोग जानते भी होंगे। तो मैं उनकी कहानी और उनसे और मेरी जो जुड़ी हुई चीज़ें हैं, और जहाँ से वो चीज़ें कहानी हमारी दर्दनाक होती गई, और मैं उस चीज़ को लेकर के बैठूँगा। तो नीरज कुमार जी बेहद प्रतिभाशाली हैं, और मैं यदि शुरू करूं तो नीरज कुमार मेरे बाद का उत्तराधिकारी, पिताजी का मेरे बाद के वो हैं। और पिताजी का ये मानना है कि पूरे घर का मालिक नीरज कुमार ही होना चाहिए, क्योंकि वो 27 नक्षत्र में पैदा हुए हैं। तो आप जो नक्षत्र विशेषज्ञ हैं, जो इन चीज़ों को मानते हैं, उनको मेरे से ज़्यादा पता होगा कि नीरज भाई के अंदर वो क्वालिटी है कि वो एक घर बहुत अच्छी तरह चला सकते हैं। तो मैं घर में बड़ा भाई हूँ, लेकिन उनका ये मानना है तो अच्छी बात है। नीरज भाई जब बहुत ही बुरी अवस्था में थे हम, तो उस वक्त भी सारी शिक्षा दीक्षा खाना दाना सब कुछ हुआ। नीरज भाई +2 के बाद, इन्होंने मैट्रिक गांव से किया, उसके बाद +2 करने भागलपुर शहर जाते हैं। +2 के बाद ये ग्रेजुएशन करते हैं फिजिक्स से, मरवाड़ी कॉलेज से। उसके बाद ये पोस्ट ग्रेजुएशन करते हैं फिजिक्स से, भागलपुर यूनिवर्सिटी से। और उसके बाद फिर वो बीएड करते हैं पीबीटीटी कॉलेज नाथनगर से, पूरनमल रजौरिया, कुछ इसी तरह का नाम है महाविद्यालय, टीचर शिक्षक प्रशिक्षण महाविद्यालय नाथनगर नरगाकोठी से। उसके बाद मेरे भाई साहब फिर वहाँ से ये एमएड भी करते हैं, मास्टर्स इन एजुकेशन, सेम उसी कॉलेज से। तो इनकी शिक्षा दीक्षा बहुत ही हाई लेवल की है। मैं साधारण मैट्रिक पास करके आदर्श उच्च विद्यालय घोरघट से, उसके बाद मैंने हवेली खड़गपुर से अपना भोजल मंडल कॉलेज से मैंने +2 किया था। उसके बाद मैंने अपना रक्षा विभाग में मैं सरकारी पद पर नियुक्त किया गया था। तो मेरी शिक्षा दीक्षा वहीं तक सीमित रही। उसके बाद मैं फर्स्ट पोस्टिंग में आकर के ग्रेजुएशन किया एक्सटर्नल स्टूडेंट के तौर पर पुणे यूनिवर्सिटी से। तो नीरज भाई की कहानी को यदि मैं लेकर के चलता हूँ, तो नीरज भाई एक एवरेज स्टूडेंट थे, लोवेस्ट ग्रेड से थोड़ा सा ऊपर। तो जब ये +2 कर रहे थे, फिर इनकी इच्छा हुई कि मुझे फिजिक्स से करना है। तो फिजिक्स से किया इन्होंने, जो बेस्ट अवेलेबल हैं, जो ट्यूटर हैं, जो एकोमोडेशन है, और जो इनका मेंटेनेंस है, जितना मैं कर पाया उतना मैंने किया इनके साथ, नीरज जी के साथ। और उसके बाद नीरज जी ने अपनी शिक्षा दीक्षा अपने स्तर से, अपने हिसाब से, जो बेस्ट टीचर थे, क्योंकि मैं छुट्टियों में जाकर के ही इनसे मिलना जुलना होता था मेरा, तो नीरज जी ने अच्छी शिक्षा दीक्षा ग्रहण की। उस बीच में जो चीज़ों को आप लोगों को जानना ज़रूरी है, इस सामाजिक और मेरे शुभचिंतकों के रूप में, कि नीरज जी रंगीले मिजाज के थे, अभी भी हैं। और जब ये ग्रेजुएशन में थे तो जाहिर सी बात है कि लाइफ स्टाइल और आधुनिकता का दौर है, जो सुविधाएं मेरे पास नहीं थी ज़िंदगी में, वो इन सभी लोगों को मैंने मुहैया कराया। इनको किसी चीज़ की कमी होने नहीं दिया, क्योंकि लड़का कोई घर से बाहर पढ़ाई करता है तो उनको जिस चीज़ की ज़रूरत, जिस चीज़ की कमी होती है, वो मैंने महसूस किया है अपनी ज़िंदगी में। तो इसको मैंने ऐसी चीज़ों की कमी नहीं होने दी। तो नीरज जी की ज़िंदगी बहुत ही रंगीन रही, और जिम्मेदारी इनके ऊपर हालांकि थी, लेकिन वो जिम्मेदारी तभी तक ये निर्वाह कर पाएंगे, तभी करेंगे जब इनके पास आमदनी शुरू होगी। तो इनके पास आमदनी का कोई साधन था नहीं, तब तक इनके बस सपने बड़े बड़े होते थे कि ये करेंगे, वो करेंगे, ये करना है, वो करना है। मैंने, इनकी इच्छा थी इंजीनियरिंग करने की, वो भी एग्ज़ाम दे रहे हैं, बट ये फेल हो गए। तो उसके बाद की कहानी हुई, ठीक है,
ये कर रहे थे। बट नीरज जी की आदत और इनके जो फ्रेंड सर्किल हैं वो उस तरह के लोग मिले जो फ्रॉड धंधा करते हैं। मीन्स चोरी का माल इनके पास अवेलेबल है, मोबाइल, लैपटॉप, जो आप बोलो वो सब सस्ते दामों में उपलब्ध कराएंगे ये। और ये कई लोगों को इन्होंने कराया भी है, जिनको मैं व्यक्तिगत रूप से जानता हूँ। उसके अलावा भागलपुर यूनिवर्सिटी में यदि कोई फेल स्टूडेंट है और फेल स्टूडेंट को कैसे मार्क्स बढ़ाया जाएगा या कैसे उस सर्टिफिकेट को एडजस्ट किया जाएगा, ये सारी चीज़ों का एक लंबी श्रृंखला इनके पास, इनके फ्रेंड सर्कल में ऐसे लोग हैं। किसका नंबर, किसका मार्क्स कहाँ से बढ़ाना है और किस सर्टिफिकेट को कहाँ एडजस्ट करना है, ये भाई साहब बहुत ही माहिर हैं इसमें। और इनकी शिकायत ऑलरेडी हो चुकी है, विभागीय तौर पर भी और व्यक्तिगत तौर पर भी, और यूनिवर्सिटी विश्वविद्यालय प्रशासनिक में भी इनकी शिकायत की जा चुकी है। कहने का मतलब यह है कि आप अपने परिवार को, यदि आप शुरुआती दौर पर यदि आप इनको मना नहीं कर सकते हैं और यदि आप इनको ये अवगत नहीं कराएं तो ये आपकी गलती है। जैसे मैंने इनको बोला कि चलो ये सारी चीज़ें तो है बट ये चीज़ें गलत है, कभी ना कभी यदि अनऑफिशियल चीज़ों का ज़्यादा सहारा नहीं लेना चाहिए। बट वो क्या है कि ये एडिक्शन हो जाता है। एडिक्शन होने के बाद कुछ पैसे की भी कमाई हो जाती है एक स्टूडेंट को, और यदि ये दिमाग में आना शुरू हो गया कि स्टूडेंट को कि ये मेरा भाई इसलिए मुझे सुनाता है क्योंकि ये पैसा देता है, तो वो कहीं ना कहीं से पैसे कमाने के लिए मुंह मारना शुरू करता है। और सबसे आसान चीज़ है आजकल के दौर में अनऑफिशियल चीज़ें या फ्रॉड का चीज़ों को करना, जहाँ रेडीमेड पैसे मिलते हैं स्टूडेंट्स को। तो उसके बाद इन्होंने ये शुरू किया और कहीं ना कहीं से इनके पास मीन्स इनकम कुछ ना कुछ आता था और इनके चेहरे पर वो खुशी भी रहती थी। उनके बाद धीरे धीरे जब ये फिजिक्स की पढ़ाई कर रहे थे, जहाँ ट्यूशन कर रहे थे, तो नीरज भाई की ज़िंदगी में कई लड़कियों का आना हुआ, महिला मित्र, लेडी फ्रेंड, मतलब जो भी आप बोलो। तो ये एक बहुत अच्छी बात है। उस चीज़ से मैं भी अपने आप को बहुत खुशनसीब महसूस किया कि चलो आज के दौर में वो एक स्मार्ट लड़का माना जाता है जिनकी ज़िंदगी में गर्लफ्रेंड्स हैं या महिला मित्र हैं। क्योंकि मैं जिस बैकग्राउंड से आता हूँ, हमारी इतनी हैसियत नहीं थी, ना हमारे पास ऐसे इनकम थे, ना हमारे इस तरह के एटीट्यूड थे, ना ऐसा पहनावा ओढ़ावा था कि कोई भी इंसान हमारे और मेरे घर परिवार के प्रति एट्रैक्ट हो। बट नीरज जी की ज़िंदगी में ये हसीन हादसे होने लगे, तो और इनके चेहरे पर बड़ी खुशी मिलती थी जब ये हमसे डिस्कस करते थे, हम लोगों से घर में भी। और ये बिल्कुल खुले विचार के थे नीरज जी। तो घर में भी सब लोग जानते हैं, ये थोड़ा तुतलाते हैं बोलने में कि इनको ये गर्लफ्रेंड मिली है, इतनी लड़कियों का साथ है। और मुझे भी बोलते थे, बोले चलो अच्छी बात है, लेट, तो हमारा भाई आधुनिक में अपने कदम रख चुका है, तो इससे अच्छा तो कुछ हो नहीं सकता। उसके बाद नीरज जी की ज़िंदगी में रौनक आना शुरू हुआ, बट इनकी पढ़ाई का जो स्तर है वो धीरे धीरे नीचे जाना शुरू हुआ। वजह कि इनका बहुत ज़्यादा एंगेजमेंट फ़ोन कॉल्स में होता था। कॉलेज से आने के बाद ये फ़ोन पर ही घर में एंट्री मारते थे। पहले जब ये किसी अपनी महिला मित्रों के साथ जब इनका नहीं टाइम जा रहा था, उसके पहले ये कुछ कुछ जिम्मेदारियों को तो निभाते थे घर की, लेकिन उसके बाद ये पूरी तरह से फ्री स्टाइल हो गए। मीन्स हमारे घर में ये रेंट की तरह रहते थे हमारे घर में। मतलब ये कॉलेज गए, आए, फ़ोन पर लगे हुए हैं, खाना दाना किया, फिर फ़ोन पर लगे। तो भाई साहब को मैंने कई बार सलाह भी दिया कि घर की हालत बहुत ज़्यादा ख़राब है और मेरे पास इतने पैसे भी नहीं थे, बहुत ज़्यादा खर्च भी था मैनेज करते करते। क्योंकि ये मेरे बात था तो चलो थोड़ा कंपटीशन की तैयारी करो, कोई एक अच्छी जगह जॉब ले लो, हाँ देखते हैं, करेंगे करेंगे करेंगे। बट ये भाई साहब किसी एग्ज़ाम को अपियर तो छोड़िए, उन्होंने उसका प्राइमरी भी पास नहीं कर पाए। मीन्स इनसे हो नहीं रहा था कोई भी कंपटीशन। बट इनके अंदर गुरु बहुत ज़्यादा था, है ना, क्योंकि फॉर्मल शर्ट पैंट पहन करके अपने कॉलेज में जाना, एक हाई प्रोफाइल माहौल को बनाना कि चलो कि आई एम फ्रॉम दैट बैकग्राउंड, है ना, कि मैं एक बहुत बड़े घर का हूँ। तो वो एक एटीट्यूड जब आपके भाइयों में आ जाती है तो सबसे पहले आपको वो नीचे दिखाना शुरू करते हैं। ये चीज़ इस भाई साहब ने भी धीरे धीरे करना शुरू किया। उसके बाद तमाम चीज़ें होती गई और जिस निष्कर्ष पर मैं आता हूँ कि फीमेल्स फ्रेंड का लाइफ में आना जाना एक आम भी बात है। और बिल्कुल बिल्कुल लड्डूदा, ये सही बात है। पंकज जी आप तो बहुत बढ़िया से जानते होंगे, जो राम बनेगा वह बनवास जाएगा, आपकी ईमानदारी पर कोई शक नहीं। मैं बता दूं, लड्डू दादा मेरे गांव के हैं
और बचपन से ही मुझे बहुत अच्छी तरह से जानते हो। जितने लोग जुड़े हैं, इनफैक्ट चंदा बुआ भी है यहाँ पर, और बहुत बहुत सारे लोग हैं। मैं क्षमा चाहूँगा कि मैं आप सभी लोगों का कमेंट में रिप्लाई नहीं कर पाऊँगा, और मैं फिर बाद में आपके कमेंट का ज़रूर रिप्लाई करूँगा। तो ये सारी कहानियों को होते हुए यहाँ तक मैं पहुँचा कि इनकी ज़िंदगी में सिर्फ महिलाओं और महिला मित्रों की भीड़ हो गई, और भाई साहब एक अलग दुनिया में सातवें आसमान पर अपने पर्सनालिटी को लेकर के और अपनी कैपेसिटी को लेकर के बहुत ज़्यादा प्राउड फील करने लगे, और घसीट करके इनकी ज़िंदगी पढ़ाई के मामले में चलना शुरू हो गई। फिर इनकी एंट्री होती है पूरनमल बिजोरिया कॉलेज, नाथनगर, नरगाकोठी, जहाँ की इनकी ज़िंदगी में रौनक आना शुरू हुआ। वो हालांकि एक बहुत ही प्रतिष्ठित संस्थान है, और मैं उनके मैनेजमेंट से अच्छी तरह वाकिफ़ हूँ। और नीरज जी के बदौलत ही इनको कोरोना के टाइम पर किसी इनके दोस्त ने इनको मुंह पर गाली दिया, और मुझे इस चीज़ को बताया गया, तो मैंने इस चीज़ को बहुत ही ऑफिशियल तरीके से हैंडल किया था। तो सारी कॉलेज के मैनेजमेंट मुझसे वाकिफ़ हैं, और अभी कॉलेज के मैनेजमेंट भी जुड़े हुए हैं, तो मैं उन सबको धन्यवाद देता हूं। वहां पर इनकी मुलाकात हुई, जो इनकी अभी धर्मपत्नी हैं, श्रीमती शिवानी विश्वकर्मा जी, जो इनकी धर्मपत्नी हैं। और वहां पर जब इनकी मुलाकात हुई तो ये एक ओपन रिलेशन में थे, क्योंकि शिवानी जी जमालपुर मुंगेर से हैं और कॉलेज भागलपुर नाथनगर में है, तो रास्ते में मेरा घर पड़ता है, तो अक्सर मेरे घर से होते हुए वो कॉलेज जाते थे। तो क्योंकि मैं अपने आप को अति आधुनिक अल्ट्रा मॉडर्न में बनाना चाहता था अपने परिवार को, तो उसका एक हिस्सा था। तब तक पॉजिटिव चीज़ें चल रही थी, कोई बात नहीं। हमारा भाई इतना आधुनिक है कि चलो अपनी गर्लफ्रेंड को भी लेकर के यदि गांव में घुमा रहा है तो आई रियली फील प्राउड ऑफ दैट। बट वो अच्छी चीज़ें हैं, क्योंकि मेरा जो घर है वो असामाजिक तरीके से है। मेरा वहाँ पर कोई अपना परिवार नहीं है। दादाजी अकेले भाई थे, पिताजी अकेले भाई हैं, तो हम 4 हुए। लेकिन सारे गांव वालों की बदौलत ही हम लोग रहे, सुरक्षित रहे, और सारे गांव वालों की दुआ आशीर्वाद से ही हम लोग वहाँ पर हैं। तो वो सारी चीज़ें चलती रही। तो फिर एक बारी नीरज जी बहुत मीन्स इनके प्यार में आ ही गए, और नीरज जी का फिर इनके घर पर आना जाना होने लगा जमालपुर में, क्योंकि इनके घर वालों का भी सपोर्ट था कि ये एक दूसरे के लिए लाइफ पार्टनर बनने वाले हैं आने वाले टाइम में। तो फिर अच्छा लगा हमें भी जानकर कि चलो, मैं अकेला था, मैं कुंवारा था, क्योंकि समवन इज रेडी टू बी डबल्ड, तो दैट्स वेरी गुड। नीरज जी ने मुझे भी बताया कि ऐसा है कुछ, तो चलो। तो हमने बोला ठीक है, जो मेरा फर्ज है, यदि वो लोग आपसे शादी करने के लिए तैयार हैं तो बताओ, फिर हम इस चीज़ को ऑफिशियल बताएंगे, ऑफिशियली बनाएंगे इस चीज़ को, एक पारिवारिक रूप से इस चीज़ को निभाऊंगा मैं, जो मेरी जिम्मेदारी थी। बट उस वक्त भी मुझे ये समझ नहीं आई कि मुझे सिर्फ एक औपचारिकता के तौर पर ये चीज़ें कही जा रही, बट ऐसा नहीं था। तो नीरज जी इनके घर पर संडे को जाते थे अक्सर जमालपुर। इनका घर हलीमपुर जमालपुर में है, शिवानी विश्वकर्मा जी। उस वक्त इनके पिताजी थे, इनकी माताजी और इनकी बड़ी बहन, एक छोटी बहन, इनके भाई साहब और इनकी भाभी जी शिवानी जी। फिर भी नीरज जी इनके घर पर जाते थे, जो आज के समाज में ये थोड़ी बहुत ज़्यादा रिस्क भरी कहानी है। हालांकि ये घर से झूठ बोल करके जाते थे कि संडे को जाते थे अक्सर, ये बोल कर कि कॉलेज में स्पेशल मीटिंग है या स्पेशल कोई फंक्शन है, इस तरह से। तो मेरे घर में कोई ज़्यादा क्वेश्चन करने वाला नहीं था। पंकज जी चिंता नहीं कीजिए, आपका हक कोई नहीं ले सकता है। जी 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 लड्डू दादा। तो अब कहानी जब ये है कि खुले रूप से नीरज जी इस चीज़ को एक्सेप्ट कर लिया, और बिना किसी सामाजिक औपचारिकता के भी इनके घर में आना जाना शुरू हुआ। तो जो शिवानी जी के परिवार के सदस्य हैं, इनके चाचा के लड़के लोग हैं, अभी उन लोगों की सारी चीज़ें आएंगी धीरे धीरे। मैं यदि इस एपिसोड में नहीं हो तो अगले एपिसोड में इसको मैं कवर करूँगा। उनको ये असहज लगी ये चीज़ें कि यदि कोई लड़का आता है। और दूसरी चीज़, नीरज जी इस तरह से बेताब हो गए कि शिवानी जी का कोई एग्ज़ाम सेंटर पटना में था। तो ये मेरे घर में मेरे सामने की बात है, माँ बाबा को बोल रहे हैं कि मुझे उसके साथ जाना ही पड़ेगा पटना, नहीं तो उसको कोई है ही नहीं दुनिया में लेकर जाने वाला। और बिल्कुल जी जान लगा दिया कि मुझे हर हाल में जाना है और नहीं जाएंगे। जबकि ऐसा कहना भी था कि तुम यदि कहीं होटल में स्टे करते हो तो किस रिश्ते से स्टे करो। तो ये सारी कहानियों को लेकर के बहुत ही उलझन हुई, और नीरज जी का उस वक्त से मेरे प्रति अंदर अंदर मीन्स सेपरेशन शुरू हुआ, मानसिक सेपरेशन, और जो व्यवहारिक है, जो उनके बिहेवियर्स में चेंजेस शुरू हुआ। तो मुझे ये चीज़ अच्छी तरह से पता है
कि इनका मनसा है कि चलो इनकी ज़िंदगी में ये कोई आया है, तो इनको शायद ऐसा लग रहा था कि मैं उस चीज़ को छीनना चाहता हूँ, या मैं ये नहीं चाहता हूँ कि ये अपने ज़िंदगी में सेटल्ड हो। फिर भी मैंने बोला कि ये अच्छा ये होता है कि यदि आप कहीं पर एक फिक्स जॉब ले लो, उसके बाद यदि आप शादी वादी करते हो तो शायद आपकी ज़िंदगी सुचारू रूप से चल पाएगी, अदरवाइज बहुत मुश्किल है आज के ज़माने में। तो फिर भी ये इतने बेताब थे, फिर भी एक छुट्टी के दौरान मैंने दोनों फैमिली को इकट्ठा कराया। मीन्स शिवानी जी के घर वाले, उनके पिताजी और उनके माताजी, उनके भाई साहब, ये सब बिल्कुल एक कार में लाल रंग की गाड़ी में भर करके आए मेरे घर पर, जैसे अपने यहाँ लड़के को देखने आते हैं या फिर शादी को फिक्स करने आते हैं। तो मैं भी घर में ही था, तो पिताजी थे, माताजी थे, मेरा सूरज था, सिर्फ मेरे धीरज भाई जो अभी घर के गार्जियन हैं वो नहीं थे। तो इस चीज़ को मैंने एक पारिवारिक रूप दिया और खुल करके बातें हुई। पिताजी ने मुझे आगे किया हमेशा की तरह कि ठीक है, जो ये हमारी बात हुई कि उनसे डिस्कस हम सब लोग बैठकर करेंगे। तो जो भी लड़की वाले के नेचुरली है कि वो उनको हमारे घर आना है, तो बहुत तरह के सवाल थे। तो इनकी शिवानी जी को, माता जी को, उसकी भी मेरे पास वीडियो क्लिप्स हैं, मैं कभी लेकर के आऊँगा। उनको सारी चीज़ों में तो ठीक है, वो डिस्कशन तो बहुत लंबी हो जाएगी। जो मुख्य पॉइंट है जिसको मैं बोलना चाहता हूँ, पंकज जी क्या लेना देना पड़ेगा, मीन्स दहेज। तो मैंने उनको बहुत अच्छी तरह से बताया कि मम्मी ऐसा है कहानी, भगवान ने मुझे बहुत कुछ दिया है, बस आप अपनी बेटी को दे दीजिएगा हमारे पास, है ना, हमारे पास बहुत कुछ है और मुझे कुछ नहीं चाहिए। तो भी उनका ये मानना था। मैंने बड़ी बेटी की शादी बहुत धूमधाम से किया है, तो हमने भी इनके लिए भी मैं बहुत कुछ करने जा रहे हैं। बोले ये आपका मामला है, बट इसको आप ऑफिशियली, मैं किसी दहेज की डिमांड के लिए मैं नहीं आया हूँ, बट मैंने 2 शर्तों को रखा। पहली शर्त ये थी कि दोनों में से किसी का जॉब हो जाए, इनफैक्ट यदि गवर्नमेंट सेक्टर में। दूसरी, जो मेरा घर था उसका काम पूरा नहीं हुआ था, क्योंकि सारी मैंने इन्वेस्ट किया ही है पढ़ाने लिखाने में। घर को मैंने फेज वाइज पैसे बचा बचा करके आराम से किया। तो उसके बाद से फिर उनका ये कहना था कि ठीक है लेकिन जल्दी से करेंगे। बोले ठीक है, अब तो मेरी कैपेसिटी के ऊपर डिपेंड है कि मैं इस घर को कब कंप्लीट कर पाता हूँ, बट पहले इनका जॉब हो जाए, दूसरा जब इनका घर कंप्लीट हो जाए उसके बाद शादी वादी आप लोग कर लीजिए, कोई इशू नहीं है। तो ये कहानी वहाँ तक रही। फिर जो शादी के पहले यदि आप प्रेम या किसी लव स्टोरी को एक शादी के फॉर्मेट में लाना शुरू करते हैं, तो हम सभी लोग मैच्योर हैं, तो वहाँ पर उथल पुथल मचती है। यदि कोई गर्लफ्रेंड या किसी ओपन रिलेशन में है, तब तक तो फ्री स्टाइल है, सारी चीज़ें कंफर्ट है। लेकिन जब एक शादी के रूप में दोनों आना शुरू होते हैं, तो दुनिया भर की उलझनें सामने आती है। तो इनके बीच भी वो दरार भी उत्पन्न हो, शादी होगी नहीं होगी, आज करेंगे नहीं करेंगे, बिल्कुल नहीं करेंगे। पिताजी का अलग डिमांड था, उनका भी कहना था दहेज दे रहे हैं तो फिर क्या कष्ट है, क्योंकि आप लोगों को पता है कि पैसा, मनी इज एवरीथिंग फॉर माई गॉड फादर, चाहिए पैसे। तो वो सारी चीज़ें होती रही। अब मेरा जो बोलने का मतलब ये है कि नीरज जी पूरी तरह से और शिवानी जी, ये दोनों अपने अपने घर से एंटी बिहेवियर हो गए, क्योंकि उनके भाई साहब से एक बारी काफ़ी लंबी चौड़ी बात हमारे घर में भी फैली कि ये शादी होगी नहीं होगी, होगी नहीं होगी। तो उनकी भी रिकॉर्डिंग्स मेरे पास है, और उनका रोना धोना शुरू हो गया शिवानी जी के भाई का कि भैया ये दोनों मिलकर दोनों घर को बर्बाद कर दिया। इन्होंने डेट फाइनल कर दिया कि हमने लोन ले लिया है बहन की शादी के लिए, सब कुछ कर दिया, बट ये अभी करने के लिए तैयार नहीं है। तो मेरा इन्वॉल्वमेंट उसमें बहुत कम लगा, क्योंकि ये लोग मुझसे आगे की बात नहीं कर रहे थे मेरे घर वाले। उस चीज़ को मेरे जो घर के गार्जियन हैं, नीरज जी के छोटे भाई, जो नीरज जी के भी गार्जियन हैं, धीरज जी, वो लीड कर रहे थे। तो मैं उससे अलग ही रहना, अपने आप को, मेरे सेल्फ रिस्पेक्ट के लिए मैंने उससे अलग ही रहना चुना। तो फाइनली वो वक्त भी आ गया कि जब नीरज जी की शादी हुई, और गांव के जो लोग हैं उन्हें पता ही है कि किसी तरह से उसको एक रूप दिया गया। और शिवानी जी जो हमारे एंटी कास्ट मीन्स इंटर कास्ट हैं, और हमारे मीन्स निचले तबके की जाति से आते हैं, हालांकि उनकी शिक्षा दीक्षा बहुत उच्च स्तर की है। तो मेरे दिल में उनके लिए बहुत ही बेहद रिस्पेक्ट है, क्यों आज के दौर में यदि कोई इस तरह की लड़की हमारे घर का सदस्य बनने जा रही है, तो हम मेरे पूरे खानदान की तस्वीर को बदलने वाली बात है। तो इसके लिए मैं उनका सच में पूरे खानदान का बहुत बड़ा आभारी हूँ। उन्होंने बहुत बड़ी कुर्बानी दी है मेरे घर में उनसे शादी करके। तो शादी का एक रूप दिया गया, मंदिर में किया गया, किसी तरह से गांव के 1-2 लोगों को इन्वॉल्व किया गया, ज़्यादा लोगों को नहीं पूछा गया।
लेकिन उनके बाद से उनका रवैया काफ़ी बदला है। और मैं लास्ट एपिसोड में भी बताया था आपको कि नीरज जी की शादी में मुझे दूर रखा गया। अब ये क्यों दूर रखा गया, ये उनका अपना मसला है। और नीरज जी की पूरी शादी को जो घर के गार्जियन हैं धीरज जी, उन्होंने लीड किया। उनके घर वालों, उनके भाई साहब प्रदीप जी को अंग्रेजी में एक एक पन्ने का मैसेज, दिस डेट, नो, इफ, सारा चीज़ अंग्रेजी आजकल धुआंधार, सबको पता है। तो ये सब कुछ करके इन्होंने बहुत बखूबी निभाया नीरज जी की शादी को। और नीरज जी का रोना धोना हुआ मेरे सामने वीडियो कॉल पर, जब कोट काट अपने ऊपर डाल करके आंसू बहाना जो मायावी होती है उन्होंने किया। लेकिन जिस दिन मैं घर में था उसके एक दिन बाद इनका इंगेजमेंट था। बट मुझे कुछ ना कुछ अंदाजा है कि यहाँ पर कुछ होने वाला है, बट वो मुझसे नहीं बोल रहे हैं, मुझसे नहीं पूछ रहे हैं। तो मैंने उचित माना कि मुझे वहाँ से निकल जाना चाहिए, तो मैं निकल गया। तो नीरज जी की शादी हुई, अब उनकी ज़िंदगी चलने लगी। जो बहुत ज़्यादा नेगेटिव बात है, फिलहाल मैं अपने लेवल को उतना नीचे नहीं गिराना चाहूँगा। यदि वो नौबत आएगी तो फिर मैं वो एपिसोड भी कवर करूँगा, जो बहुत ही घिनौनी चीज़ है एक महिला की को लेकर के। मैं उस स्तर तक अपने आप को नहीं गिराना चाहता हूँ, मैं एक लेवल की ही बात करूँगा। हालांकि इन्होंने बहुत ही निचले स्तर की हरकतों को अंजाम देना शुरू किया है अभी कुछ दिनों से। तो वो वक्त यदि आएगा तो मैं महाभारत में खड़ा हूँ, अर्जुन के हाथ में तीर धनुष है। यदि अर्जुन नहीं मारता है तो अर्जुन को मरना पड़ेगा। और मैं अभी वो अर्जुन हूँ जो मेरे पास मरने का विकल्प तो है ही नहीं। तो जाहिर सी बात है फिर तीर धनुष चलाना ही पड़ेगा यदि वो वक्त आएगा। तो फिलहाल के लिए मैं ये बोलना चाहता हूँ कि ठीक है, मुझे भी काफ़ी खुशी हुई कि चलो। और नीरज जी की शादी से मेरी जो सबसे छोटा भाई है सूरज जी, मेरी छोटी बहन रिंकू जी, ये सारे लोगों में नाराज़गी थी। ये लोग शामिल नहीं हुए घर में रह करके भी इन्होंने। तो फिर लास्ट फेज में इनका दिल दहल गया और किसी तरह से उस औपचारिकता को निभाई गई। बाद में मुझे गांव के लोगों से बहुत प्यार मिलता है, अपडेट्स भी मिलता है, तभी मुझे ये चीज़ें, इन चीज़ों को मतलब इन चीज़ों की जानकारी हुई। उसके बाद इस बीच में जो मेरी कहानी है आप लोगों ने सुना ही। तो उसके बाद नीरज जी ने मेरे से कुछ संपर्क बढ़ाया। नीरज जी के पास वो भी सारे एपिसोड एक अलग ही कहानी बन जाएगी। नीरज जी और शिवानी जी के लिए मेरे घर वालों को सभी के प्रति इनके पास शिकायतें थी। पिताजी, माँ, धीरज, रिंकी, सूरज, सबके लिए इनके पास बहुत सारी शिकायतें थी। तो मैं बीच का रास्ता देखता गया कि चलो अब आप लोग नई जिंदगी शुरुआत किए हो तो पूरे घर को संभालो, क्योंकि मैंने इतना बड़ा महल बना दिया, वहाँ रहने वाला कोई नहीं। तो वो बहुत सारी चीज़ें हुई। तो फिर जब मेरी बाबू आ गई थी मुंबई में, जहाँ मैं रह रहा था पहले, तो वहाँ नीरज जी और उनकी पत्नी आते हैं मेरे घर पर। और बहुत ही वो सुखद पल था कि मेरी बाबू की छठियारी थी, जो अपने गांव में छठी चिल्ला बोलते हैं, लेकिन अपने महाराष्ट्र और उस कल्चर में वो 12 या 20 दिन के बाद एक रस्म होता है, जो अपने यहाँ 6 दिन के बाद करते हैं। कितने दिन के बाद है? 12 दिन के बाद है। तो वो 12 दिन के बाद वो रस्म, वो अदायगी थी। तो मैंने बोला भी था कि चलो ठीक है, घर से तो कोई नहीं है आने वाला, फिर भी घर में मैंने सबको इन्वाइट किया था। तो नीरज जी और उनकी धर्मपत्नी शिवानी विश्वकर्मा जी, इन दोनों ने हिम्मत जताई कि ठीक है हम लोग आएंगे। तो इनका इनफैक्ट वो एक हनीमून ट्रिप था, क्योंकि ये लोग न्यूली मैरिड थे। और उसके बाद जब ये बात हुई तो सच में आए नीरज जी और शिवानी जी हमारे घर पर मुंबई में, जहाँ मैं पहले रहता था। आपको ये जानकर हैरानी होगी कि ये दोनों, और मेरे घर में सच में बाबू के लिए बहुत, और उस समाज का मैं बहुत बड़ा ऋणी हूँ जहाँ मैं रह रहा था मुंबई में, कि मेरा वहाँ कोई अपना नहीं होते हुए भी मेरे आसपास के लोगों ने बहुत अच्छा फंक्शन किया मेरी बाबू के लिए। और मुझे बिल्कुल ऐसा नहीं लगा कि मैं ज़िंदगी में अकेले ज़िंदगी गुजार रहा हूँ। और मेरा एक बहुत अच्छा खासा परिवार था उस जगह पर मुंबई में जहाँ मैं रह रहा था। और उसमें मुझे विशेष खुशी इसलिए थी कि मेरे घर से मेरा भाई और मेरी बहू आई हुई है। लेकिन ये बात नहीं थी सच्चाई ये थी कि नीरज जी और शिवानी जी को एक ट्रेनिंग दे करके और रेकी के लिए भेजा गया था मेरे घर पर। रेकी की जो पॉइंट्स ये थे, सबसे पहले तो ये था कि मैं किस हालात में जी रहा हूँ। और उनका ये मानना था कि शायद मैं बहुत ही ज़्यादा बुरे दौर से गुजर रहा हूँ, क्योंकि मैंने सर्विस छोड़ रखा है। एक अच्छा खासा इनकम जो मेरे पास आ रहा था वो नहीं है मेरे पास।
जितने पैसे मैंने कमाए सब इन लोगों पर लुटाए तो मेरे पास कुछ बचा नहीं होगा। और हालांकि मैंने अपनी ज़िंदगी की नई यात्रा शुरू की, एक मेरी ज़िंदगी में हमसफ़र आ गई, एक बाबू आ गई, और ये मुंबई के सबसे महंगे और बेस्ट हॉस्पिटल जहाँ बॉलीवुड के सभी स्टाफ जाते हैं, धीरू भाई अंबानी कोकिला हॉस्पिटल में ही मेरी बाबू पैदा हुई है। क्योंकि मैं बॉलीवुड से जुड़ा हुआ हूँ और जब अकेले इंसान चलता है तो बेस्ट जो है वो पहला ऑप्शन ही रखना मुझे अच्छा लगा, तो इसलिए मैंने बाबू की डिलीवरी वहीं पर कराई। तो सारे चीज़ों को एक स्क्रिप्टेड फॉर्मेट में उनको भेजा गया था और इस चीज़ को मैं बिल्कुल नहीं समझ पाया। क्योंकि जब बाबू के उस कार्यक्रम में सारे लोग आए तो उन लोगों को भी बहुत अच्छा लगा कि चलो पंकज जी के घर से कोई आया, इनका भाई आया है, इनकी बहू आई है, दोनों शिक्षक हैं और बहुत उच्च शिक्षा वाले हैं, अच्छे पढ़े लिखे लोग हैं। बट जाहिर सी बात है, मैं जिस सोसाइटी में रह रहा था वहाँ भी लोग लगभग इसी स्टेटस के थे, सारे लोग हाई क्लास हाई प्रोफाइल ही थे जहाँ मैं रह रहा था। बट इनकी जो कुछ हरकतें थी वो बहुत ही ओछी थी और नीच स्तर की थी, जो अब उस वक्त में बहुत मुश्किल था कि एक प्रोग्राम हो रही है, मैं खुद ही ओवर इमोशनल था कि चलो मेरी ज़िंदगी में ये रौनक आ गई, बहुत बड़ी बात है। बट इन दोनों की हरकतें यहाँ तक भी पहुंची कि ये लोग उस कार्यक्रम को छोड़ कर के भी भागना शुरू किए, छोड़कर चले गए नीचे। बिकॉज शिवानी जी बहुत अनकंफर्टेबल थी कि इतने ज़्यादा लोगों के भीड़ में, या तो उन्होंने कभी देखा नहीं था, क्योंकि 1 BHK के फ्लैट में और आपके बहुत ज़्यादा लोगों का आना जाना इनके लिए अनकंफर्ट था, इतने लोग आएंगे तो हम नहीं रहेंगे यहाँ, इस तरह की चीज़ें। बट एक फंक्शन होना है घर में तो लोगों का आना ज़रूरी है, और इन्होंने सच में बहुत अच्छी तरह मुझे ट्रैप किया, मेरा लोकेशन, मेरा एड्रेस और मेरे घर में क्या क्या चीज़ें हैं। तो जाहिर सी बात है मैं उस प्रोफाइल में हूँ अभी तक, जो एक एवरेज और सेटिस्फाइड लाइफ को मैं गुजार सकता हूँ और गुजार रहा हूँ। और जैसा मैंने बताया कि ज़िंदगी में हालातें और आर्थिक ही सब कुछ नहीं होती है, यदि एटीट्यूड में मैंने उस चीज़ों को फिट कर रखा है तो दुनिया के किसी भी कोने में मैं सेटल होने की क्षमता रखता था, अभी भी रखता हूँ और आगे तो और भी रखूँगा, क्योंकि मुझे आसमान की ऊंचाइयों को लांघने की आदत है। कीड़े मकोड़े सिर्फ छटपटाते हैं और इनको वही, जैसा मैंने बोला, सूरज को रुमाल से ढकने की आदत है। तो इनका वही रवैया भी था। उस बीच में नीरज जी की जन्मदिन भी थी, फिर मैंने एक छोटा सा प्लान भी किया। तो इनका कहना था बिल्कुल मुझे कोई बर्थडे वगैरह नहीं मनाना है, और ओके जस्ट फॉरगेट, बी कंफर्टेबल। तो हालांकि इनका ये ट्रिप इनके लिए काफ़ी संतोषजनक था, क्योंकि ये जिस चीज़ को सोच करके आए उस चीज़ को वो किए। और शिवानी जी और नीरज जी बेसिकली शायद मेरी ज़िंदगी को कंपेयर करने के लिए भी आए थे, तुलनात्मक अध्ययन, जबकि ये भूल गए कि ये जिस लेवल पर अभी है उस लेवल पर सिर्फ और सिर्फ पैसे फूक करके बने हैं। इनके पास अपनी कैपेसिटी कुछ नहीं थी, सिर्फ पैसे के बदौलत ये ज़बरदस्ती शिक्षा ग्रहण किया है इन्होंने, और इनके पास सिर्फ फेल्योर के अलावा कुछ था नहीं ज़िंदगी में। किसी एग्ज़ाम को नहीं पास कर पाए, और जो भी पूरनमल बिजोरिया कॉलेज है, मीन्स जो B.Ed M.Ed है, वहाँ बहुत आराम से पैसे देकर आप डिग्री एडजस्ट कर सकते हो, अटेंडेंट एडजस्ट करते हो। मैं ओपन प्रोफाइल में बोलना चाहता हूँ इस चीज़ को, क्योंकि कुछ ऑफिशियल्स भी जुड़े हुए हैं और मेरे पास उसका पूरा रिकॉर्ड है। क्योंकि नीरज जी के ही, मेरे ही गांव के कुछ स्टूडेंट हैं जो पढ़ाई पटना में कर रहे हैं, पढ़ाई घोरघट में रह करके करते हैं, बट इनका अटेंडेंस आराम से एडजस्ट होता है। तो वो उनका गुडविल है, मुझे उससे, मैं उतना अपने स्तर को नहीं गिराना चाहता हूँ या उनको नीचे दिखाने के लिए मैं इन सब चीज़ों को नहीं बोल रहा हूँ। मैं अपनी सच्चाई बयान करने के लिए और मेरे दोस्तों को जिस चीज़ से सावधान रहना है। मैं उस वक्त भी उस चीज़ को भूल गया कि इसने अपनी शादी में मुझे नहीं बुलाया, और ये इंसान आज मेरे सामने बैठा है। उस जगह भी मैं बहुत बड़ा बेवकूफ़ बना, मीन्स बेवकूफ़ रिटर्न पे रिटर्न में बनता गया कि चलो ये शायद इनको एहसास हुआ तो कि लेट्स बी टुगेदर, घर की 2 बहू आ रखी है, 2 भाई हैं, तो पूरे घर को हम लोग सजाएंगे, आगे भी जो भी प्लानिंग्स हैं, तो वो एक रंगीनियाँ आएगी हमारे फैमिली। बट वैसा नहीं था। जो इनको ट्रेनिंग, जो इनको पॉइंट्स देकर भेजे गए थे, ये बखूबी सारी चीज़ों को देखा। इन्होंने देखा मेरे घर में किस ब्रांड का टेलीविज़न है, किस ब्रांड के इक्विपमेंट्स हैं, और किस तरह से मेरी लाइफ स्टाइल, मैं किस ब्रांड के कपड़े पहनता हूँ, छोटी से छोटी, और इन चीज़ों को, क्योंकि इनका सोच कभी, और नीरज जी के लिए ऐसा भी है कि ये कभी बिहार से बाहर गए नहीं, तो इनकी शिक्षा दीक्षा सोच विचार उच्च स्तर की रही। तो जब नहीं गए तो ये वहीं पर दफन हो गए हैं, और उसी मानसिकता से आए भी थे। और जब ये यहाँ से वापस बिहार जाते हैं
तो एक बहुत अच्छा खासा वहाँ माहौल बनाया गया कि ओके यस, इनके पास तो कुछ है ही नहीं, इनकी ज़िंदगी बहुत ज़्यादा ये है। क्योंकि मैंने बहुत कुछ इनसे शेयर किया कि आगे मैं आने वाला हूँ घर में मीन्स बाबू को लेकर के, तो सारा ये प्रोग्राम करेंगे जैसा मैंने बताया था कि जो इन लोगों ने मेरे साथ किया है। तो उसके बाद नीरज जी के पास बहुत ही अच्छा खासा एक चैप्टर लेकर के गए ये, और घर में जाकर डिस्कस किए कि मैं किस तरह से रह रहा हूँ। और शिवानी जी जो हमारी बहुत ही प्रतिष्ठित बहू है, नीरज जी की धर्मपत्नी है, उनका भी बहुत बड़ा योगदान था। तो जब मैं घर गया यहाँ से, और नीरज जी बिल्कुल पीछे पीछे साइड सपोर्टर्स हैं हमारे सच में, कि इनको जिस चीज़ के लिए ये मेरे से कमिटमेंट करके गए आप आइए बाकी सब कुछ को ठीक हम करेंगे, तो शायद इनके ये सोच करके भी मैं घर गया था बिहार। तो वहाँ पर ऐसा था कि ये पूरा घर आगे इस गेट से लेकर बिल्कुल पीछे तक सारी चीज़ें नीरज जी की प्राइवेट प्रॉपर्टी है, क्योंकि वहाँ कोई रहता नहीं, हम भी नहीं रहे। इनफैक्ट जब मैं गया अपनी फैमिली को लेकर के, तो मेरे रहने के लिए भी एक कमरा नहीं था। तो फिर हमने सेटल किया, सब कुछ किया। तो मेरे साथ जो घटना हुई उसमें नीरज जी और इनकी हमसफर का एक अलग एपिसोड है। तो फिलहाल मैं नीरज जी के लिए आया हूँ आज, और नीरज जी इनका बहुत बड़ा योगदान था जो भी घटना मेरे पास हुई। इन्होंने बहुत अच्छी खासी ट्रेनिंग लेकर के और सारी चीज़ों को वहाँ अवगत कराया कि इनके पास ज़्यादा कुछ है नहीं, और ये आदमी ऐसे ही रिस्क फैक्टर में है, एक ज़िंदगी को शुरू किया है और इस तरह की औरत को उठा करके लाया है जो इसके दिमाग को माइंड वॉश करती है। ये बोला जाता है मेरी मति मारी गई है। मति मारी मतलब समझ सकते हो, मेरा सिस्टम जो मेरी मेंटल कंडीशन है वो काम नहीं करती है आजकल। मीन्स मैं ये हो चुका हूँ और मैं सब तरह से बर्बाद हो चुका हूँ। बर्बाद इनके लिए हुआ हूँ ये इनका मानना नहीं है, बर्बाद मैं इसलिए हुआ हूँ क्योंकि मेरी ज़िंदगी में एक हमसफ़र आ गई, इनका ये मानना था। और ये इस चीज़ को अच्छा खासा रूप घर में उस जहर को घोले। और हालांकि मैं बोला भी तक मैं आने वाला हूँ, तो मैं जब घर गया तो इसके एक अच्छे खासे सूत्रधार मेरे भाई श्री नीरज कुमार आनंद जी भी हैं, जो बिल्कुल एक प्रतिष्ठित पद पर हैं बिहार सरकार में। और नीरज जी के लिए मेरा ये भी कहना है कि जब नीरज जी की ज्वाइनिंग हो रही थी तो मैं घर पर ही था, और सारे पुलिस के जो भी शिकायतें मैंने किया, लेकिन पुलिस से मैंने उस वक्त भी बहुत बड़ी गलती की कि पुलिस से मैंने स्पेशल रिक्वेस्ट किया कि मेरे भाई का जॉब है, अभी होने वाला है ज्वाइनिंग, सरकारी नौकरी है, और आप उसके करियर पर कोई असर नहीं हो, इस तरह की चीज़ों को मत करना, सिर्फ आप थोड़ा वार्निंग देना जो इन लोगों ने किया है। जो उस जगह पर मैंने सबसे बड़ी गलती की, उस जगह पर उनके लिए ठोस से ठोस एक्शन होने चाहिए थे मेरी तरफ से, एंड आई एंड मी ओनली रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट डीड। जो इन लोगों ने मेरे साथ किया उसके लिए मैं खुद की जिम्मेदारी लेता हूँ। आज इनका कलेजा इतना मजबूत है, मैं गाली नहीं देना चाहता अभी पब्लिक प्लेस पर, क्योंकि मैं अपना स्तर उतना नीचे नहीं गिराना चाहता। ये सभी लोग हिजड़े पंथी पर उतरे हैं, मतलब इनका आजकल इन्होंने जो शुरू किया है हरकत, आपको जैसा बताया ही हूँ मैं, तान्या पाल की नाम से एक फेक आईडी बना करके, और अभी भी कर रहा है, अभी भी कर रहा है। हाँ, अभी भी चल रहा है। हाँ, अभी भी चल रहा है। तान्या पाल एक फेक आईडी से ये मेरे जानने वालों और जो मेरे हमसफर हैं इनके जानने वालों, उनके सभी परिवार के सदस्यों तक तान्या पाल की आईडी से, और ये पहुंचाने वालों में से नीरज जी का बहुत बड़ा योगदान है। नीरज जी गांव में दे रहा है। और हाँ, गांव वाले जो भी लोग हैं, बहुत सारे लोग हैं, और जो मेरे जानने वाले हैं उनको मेरा करैक्टर और सारी चीज़ों से अच्छी तरह से उनको पता है मैं क्या चीज़ हूँ, बट फिर भी एक सूरज के ऊपर रुमाल दे करके सूरज की रोशनी को ढकने का प्रयास नीरज जी कर रहे हैं सामाजिक स्तर पर। जबकि सबको पता है, आप सभी लोगों को, कि अभी जो इनका सामाजिक स्तर है मेरे घर वालों का, सर झुकाकर घर से निकलना है और 1 किलोमीटर तक ये सर उठाते नहीं। ना मेरे घर पर किसी का आना जाना होता है, ना किसी के दरवाजे पर इनका बैठना उठना होता है। जब से नीरज जी सरकारी नौकरी में आए हैं तब से इनके अंदर एक बहुत ही तगड़ा एटीट्यूड है कि ओके, कि ये शायद अपने आप को ऐसा समझ रहे हैं कि जिंदगी के पहले शिक्षक ऐसे बने हैं, जो कि इनकी ऐसी उपलब्धि हुई है। बट जग जाहिर है कि जिस नंगापन को
मैंने कपड़े का सहारा दिया। इनके शरीर में जो हड्डियां हैं वो हड्डियां सिर्फ इसी पागल इंसान की देन है। जिस जगह पर, जिस छत के नीचे ये रह रहे हैं, उस छत की एक एक ईंट को जोड़ने में वही दिन रात जग करके अपने लाइफ को रिस्क में डाल करके, जो डिफेंस के लोग हैं वो तो बोलने की चीज़ नहीं है, किस तरह से डिफेंस में, और जो मेरी प्रोफाइल थी, है ना, अपने आप को मैंने इतना रोगी बना दिया, मेरा हेल्थ अपने आप को बर्बाद करके, उस पैसे से ये लोग खड़े हुए हैं। इनके पास ना तो कोई कैपेसिटी थी। वो एक सेपरेट एपिसोड है जो इनकी स्टार्टिंग से, शुरुआती दौर से, जिसमें मैं खुद भी शामिल हूँ, जब हमें घर में खाना तक नसीब नहीं होता था। मिट्टी का घर था, यदि आंधी इधर से आ रही है तो इधर की दीवार गिर रही है, उधर से आंधी आ रही है, उधर की दीवार गिर रही है। कभी इधर साड़ी टांग रहे हैं, कभी इधर धोती टांग रहे हैं, या इधर झुल्ली टांग रहे हैं। झुल्ली मतलब अपना, जो हम लोग जानते हैं, गांव में बोलते हैं, सीमेंट के बोरों को सील करके जो बनाते हैं। तो उस तरह से जिंदगी गुजारने वाले को जब आप इतना सब कुछ दे देते हो तो इनके अंदर एक अहम भावना होती है। अभी तो ये बोल ही रहा है ना, इनको ये लगता है कि ये सारे कंपटीशन को फेस करके, है ना, और सारी चीज़ों को, ये जिंदगी की उपलब्धि है। जबकि ये जाहिर सी बात है, गांव के बहुत सारे लोग हैं जो बिहार में अच्छे पोस्ट पर हैं, शिक्षा विभाग में, वो कभी इस चीज़ को नहीं जताते हैं जितना मेरे भाई साहब नीरज जी के अंदर ये अहम भावना कूट कूट कर और अभी उभर रही है ना, कि ये, और इन्होंने मेरा एक, मेरे और मेरे हम सफ़र का और सारी कहानियों का एक AI वीडियो बनाया है, जो ऑलरेडी साइबर में वो भी अभी रजिस्टर्ड है। और मैंने पिछली बार भी बोला था कि शायद मैं इस दिन का वेट कर रहा था कि पिछले एपिसोड में, कि यदि सच में इनकी माताएं 10 लोगों के साथ यदि नहीं सोई है, और यदि सच में इनके अंदर जिगर है जरा सा भी, तो ये सच में इस तरह से मेरे सामने आए और जो मेरी सच्चाई है वो बोलने की कोशिश करें, थोड़ा हिम्मत जुटाएं इस चीज़ को। ये हिजड़ापंथी पीठ पीछे किसने अपना सेक्स, किसने अपना लिंग परिवर्तन करके, तानिया पाल एक महिला की आईडी बना करके एक कहानी बना रहे हैं पंकज कुमार के साथ, जो मेरी हमसफर हैं। इनकी ज़िंदगी तबाह हो रही है मेरे साथ, ये बर्बाद हो चुकी है मेरे साथ, है ना। मैं एक बहुत ही बेसिक पोस्ट पर काम करना था, मेरी कोई हैसियत नहीं थी, ये आकर के बर्बाद हो चुकी है मेरे साथ। ये लोग फैला रहे हैं इनके घर वालों को कि जो कि इनके ऊपर एक दबाव आए और ये मुझे छोड़ करके चली जाए, जबकि ऐसा नहीं होता है भाई साहब। नीरज कुमार जी, मैं आपको खुली चुनौती देता हूँ, नीरज कुमार जी, यदि आपके अंदर सच में वो जी में जी है और आपके माता जी 10 लोगों के साथ नहीं सोई है और आप एक पिताजी के पैदाइश हैं, तो सच में आप अपना हिम्मत जुटाइए और इस तरह सामने आइए। आपकी एक अच्छी खासी प्रोफाइल तो है, बट मुझे नहीं लगता है कि मैं विश्व स्तर के प्रोफाइल से जुड़ा हुआ हूँ, और मैं ओपनली इस चीज़ को कहना चाहता हूँ। नीरज कुमार जी की पास्ट भी है। हाँ, नीरज, बिल्कुल। और वो एक अलग एपिसोड है, मैं अपना स्तर उतना नहीं गिराऊंगा, और वो यदि ज़रूरत होगी तो मैं उस पर भी आऊँगा, क्योंकि अभी मेरे साथ में अपने सुजीत भैया जुड़े हैं, और राजेश भाई मेरा जुड़ा हुआ है, शैलेश भैया जुड़े हुए हैं, अपना अभिषेक काका जुड़े हुए हैं, काफ़ी लोग जुड़े हुए हैं जो इस चीज़ को जानते हैं। रोशन भैया जुड़े हुए हैं पहली बार, जो मेरे बिल्कुल गाइडलाइन रहे हैं, और जो मैं बोल पा रहा हूँ, जो चेहरे पर चमक और जो कॉन्फिडेंस आप देख रहे हैं, इसमें मेरे रोशन भैया का बहुत बड़ा योगदान है, जो मेरे घोरघट के हैं। सुनील भैया जो मेरे बिल्कुल दिल के इतने करीब हैं, और सब दिन इनकी छत्र छाया मेरे सर पर है, और इसलिए मैं आज बोल पा रहा हूँ। अमित भाई मेरे गांव के हैं, और चिकू दोस्त मेरा, रोहित, सारे लोग जुड़े हुए हैं। सब लोगों का तो मैं नहीं, सोनू मेरे गांव का है, और लड्डू दादा है मेरे साथ, अमन मेरा भाई है यहाँ पर। सारी चीज़ों को लेकर के मैं ओपन चैलेंज करता हूँ, नीरज कुमार जी, यदि आप सच में, आपके अंदर जिगर है, तो आप इस चीज़ को आइए एक बार मेरे सामने, है ना, आप एक बार आइए मेरे सामने। और मैं ये भी बता दूं, पुलिस ऑफिसर्स भी मेरे साथ हैं, कि इन्होंने बहुत अच्छा खासा एपिसोड बनाया था, नीरज जी और धीरज जी ने मिलकर के, कि जो नीरज जी की धर्म पत्नी हैं उनको आगे किया जाएगा, मुझे एक अच्छे खासे माहौल में फंसाने के लिए। मीन्स जो वुमेन हरासमेंट का केस है, महिला उत्पीड़न का जो केस बनता है, तो धीरज जी ने हमारे पड़ोस के बगल के मुखिया जी का सहयोग लिया। मेरे पिताजी उनके
पास गया और अच्छी खासी एक रणनीति बनाई गई कि मैं किस किस चीज में मुझे जेल किया जा सकता है। तो एक तो है कि वुमेन हरासमेंट का केस में इसको जो नीरज जी की धर्मपत्नी है शिवानी जी, उनको आगे किया जाएगा। और दूसरी चीज क्या है कि और इनको मारपीट के केस में फंसाया जाए। तो इन्होंने उस वक्त सच में ये हिम्मत दिखाई थी और सच में मुझे रात में पुलिस उठाती है, कोई शक नहीं है इसमें। लेकिन जो ये लोग किसी को नहीं बता रहे हैं, मेरे पूज्य पिताजी श्री कैलाश मंडल जी, साथ में नीरज कुमार जी और सबसे छोटे भाई मेरे सूरज कुमार जी, इनको भी पुलिस उठाकर ले जाती है और अच्छी तरह इनका इलाज करती है पुलिस थाने में रह करके। हालांकि मैं खुद भी वहां पर उपलब्ध था और उपस्थित था, क्योंकि मुझे भी इन लोगों ने एक साजिश के तहत फंसाया। और धीरज कुमार जी मेरे पूना से एकदम फोन पर कंट्रोल करके हमारे पिताजी के अपने बहनोई, जो कि पिताजी के अपने भाई की तरह हैं, मदन कुमार बंगाली टोला से, और वो उनके बहनोई भी इन्होंने अपनी बहन की शादी कराई है अपने दोस्त से। तो वो बीच के मीडिएटर थे और धीरज कुमार जी उनके पास कॉल करके गया, तेरी हम तो बोले थे इसको जेल करने के लिए, इन लोगों को क्यों पुलिस ने उठाया था। तो मैं आप इन सभी लोगों को, आप सभी को साक्ष्य रख करके ये अच्छी तरह से मैं चुनौती देता हूं, और लीगली, ऑफिशियली, अनऑफिशियली, हर तरह से, कि ये लोग मुझे ढूंढने में लगे पड़े हैं, मेरे कैरेक्टर पर सवाल उठाने में लगे पड़े हैं। और इनका अभी जो फिलहाल आजकल एक दो जितने फिर लास्ट लाइव से लेकर के अभी तक की जो कहानी है कि ये जो मेरे हमसफर हैं, इनके रिलेटिव्स, इनके खास जो रिश्तेदार हैं, इनके घर वाले हैं, उन तक ये पहुंचाने की कोशिश करते हैं कि इनकी जिंदगी तबाह हो चुकी है मेरे साथ में रह करके, है ना, ये इंसान रहने लायक नहीं, ये पागल हो गया है और आप इनको यहाँ से ले जाओ। जबकि मैं ओपनली ये बता दूं, जो अभी तो नहीं देख रहे होंगे या बाद में देखेंगे, कोई जो इनके घर वाले भी हैं, तो मैं उनका बहुत बहुत शुक्रिया और आभारी हूं कि मेरी हमसफर मेरे साथ है। और उस दौर से भी साथ है जब इनको कूट कूट कर, पटक पटक कर इन लोगों ने मारा है। और मेरे नीरज कुमार जी का भी हाथ इनके जिस्म पर लगा है, इनके बॉडी पर उनका हाथ लगा है। तो आप सोचो कि फिर भी वो जिंदा है, मैं जिंदा हूं। वजह एक ही है, क्योंकि इसने अभी तक मेरा हाथ थामा है और जिंदगी भर मेरा हाथ थामते रहेगी। और मैं भी इनका हाथ थामा हूं इसलिए क्योंकि मुझे जिंदगी भर निभाना है। तो ये लोग इस तरह के लिए दिन रात लगे पड़े हैं कि इधर की बात उधर उधर। और जो मेरे जानने वाले हैं उनके लिए इनका ये कहना है कि इनका जो है ना दिमाग, जब से ये औरत आई है तब से इनकी मति मार दी गई है। मतलब आई एम टोटली लॉस्ट, मेरा दिमाग चली गई है, मेरे ऊपर असम बंगाल का जादू चला दिया है, काला जादू। तो कुछ स्तर तक इनका ये कहना सही है, क्योंकि इतना क्राइम के बाद भी ये बाहर भटक रहे हैं। और मेरे नीरज भाई सरकारी नौकरी ज्वाइन भी कर चुके हैं। ये तो मेरी सबसे बड़ी गलती थी, क्योंकि और अभी भी ये जो जिस कॉन्फिडेंस के साथ कूद रहे हैं, तो मेरे सामने जो ऑफिशियल्स हैं अभी मौजूद, तो आप लोगों को पता है कि ये कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है। नीरज जी का करियर एक झटके में बहुत आराम से चला जाएगा और वो 100% मैं उसके लिए अनऑफिशियल नहीं, ऑफिशियल वे में कानून की ही मदद दूंगा। क्योंकि मेरे पास जो एक लिमिट है कि यदि मैं एक फाइटर प्लेन में बैठा हूं और मेरे जूते में कंकड़ है, तो ज़रूरी ये है कि उस कंकड़ को पहले निकाल कर मैं फेंक दूँ। तो ये सभी मेरे जूते के कंकड़ हैं। और नीरज जी की भी बहुत हसीन पास्ट हिस्ट्री है कि इन्होंने कब किसके साथ अनैतिक संबंध बनाए हैं, वो सभी लोग अभी मेरे साथ खड़े हैं। क्योंकि सबको जब सच्चाई पता लगती है सबको, और मेरा बहुत ज़्यादा टाइम नहीं जा रहा है इसमें, क्योंकि मैं ऑलरेडी एक बहुत जिम्मेदार भरी पोस्ट पर हूँ और मैं उस चीज़ को बखूबी निभा रहा हूँ जैसा मैं था। मेरा सिर्फ यूनिफॉर्म चेंज है, बाकी एटीट्यूड, रिस्पॉन्सिबिलिटी सब कुछ वैसी ही है। सारी चीज़ों को मैं उसी तरह से निभा रहा हूँ। और घर वालों को मैं बिल्कुल, पहले मैं इनका हिस्सा था नो डाउट, लेकिन अभी मैं सिर्फ 3 लोगों की जिम्मेदारी है, मेरी खुद की, मेरी हमसफर और मेरी जो बाबू आई है। और इनको इस चीज़ से बहुत ज़्यादा कष्ट है। नीरज जी हमारे बनाए हुए घर में और लोगों तक ये भी पहुँचा रहे हैं कि मैं इनको भगा दिया था घर से। तो जाहिर सी बात है कि जब मैं भगा दिया तो इनके अंदर कलेजा होना चाहिए था, उस घर में नहीं रुकना चाहिए था जिसको मैंने बनाया। और इनका ये भी मानना है कि इस घर को ये सब लोगों ने मिलकर बनाया है। तो बिल्कुल सही बात है कि घर को यदि सब लोगों ने मिलकर बनाया है तो संभव नहीं है ना ये चीज़।
ग्राउंड लेवल पर ये चीज़ें सच्चाई नहीं है। तो भाई नीरज कुमार जी, नॉट ड्यू रिस्पेक्ट, बट मैं तुम्हें खुले रूप से ये चुनौती देता हूँ और गालियों, एक सभ्य गाली का मैं इस्तेमाल करना चाहूँगा कि सच में यदि तुम्हारी जी में जी है और सच में तुम्हारे अंदर जिगर है और तुम अपने आप को ऐसा मानते हो कि तुम हिजड़े नहीं हो, तुम एक मर्द हो, तो ज़रूर तुम आओ और इस सच्चाई को स्वीकार करो कि सच में मेरी मति मारी गई है। सच में तुम किस हरकत से आए हो, किसी तरह अपना मुंह झुका करके तुम चेहरा छुपा कर अपनी ज़िंदगी गुजार रहे हो, है ना। किसको तुम्हारे साथ अनैतिक संबंध है, तुम्हारे कॉलेज लाइफ में तुम्हारे प्रिंसिपल्स, तुम्हारे एडमिनिस्ट्रेशन, सब लोगों से मेरी बात हुई है और जिन लोगों का जो तुम्हारे लिए शिकायत था वो बिल्कुल जायज़ था। मैं अंधा जरूर था कि जो उस वक्त में तुम्हारे साथ खड़ा रहा, आज मैं इनके साथ खड़ा हूँ। और मैं शिक्षा विभाग बिहार सरकार से भी अपील कर चुका हूँ, आज भी अपील करता हूँ क्योंकि कुछ ऑफिशियल्स जुड़े हैं कि इस तरह के लोग की बहुत अच्छी तरह आप वेरिफिकेशन कीजिए। जो बरियारपुर थाने में रात भर पुलिस हिरासत में रहा है, हाउ ही कैन ज्वाइन दैट पब्लिक सेक्टर सर्विस, वो भी एक शिक्षक जो बच्चों को शिक्षा देता है, जो बच्चों की जिंदगी को इंजेक्ट करता है, जो शिक्षक करेक्टरलेस, जो शिक्षक किसी की चीज़ों को हड़प करके और दिन रात लगा पड़ा है मेरी ज़िंदगी को तबाह करने, जहाँ पर है उसको चैन नींद नहीं है ना, उसको चैन नींद भी नहीं है। ज़िंदगी लगा रहा है कि मुझे ढूंढने में, मेरे कैरेक्टर को किस तरह से नीचे दिखाया जाए, सारी चीज़ों में। और जो नीरज कुमार जी, जिन्होंने अपनी गर्भवती पत्नी के बच्चे का एबॉर्शन कराया मेरे घर में, उस पर एक एपिसोड में बनाऊंगा, बस मैं हिंट्स दे रहा हूँ। और वो जो उसकी पत्नी थी, उनकी जान जा सकती है क्योंकि उन्होंने घर में ही इस चीज़ को अंजाम दिया जो बिल्कुल अनऑफिशियल है, इलीगल भी है। और उस चीज़ की खबर मुझे मेरा छोटा भाई सूरज जी पहुंचाता है, आप की करबो मरीजते हो कि ना की करबो हो, तुरंत करो न कुछ हो। तो मैंने उस चीज़ पर बहुत गहरी छानबीन भी करी है, तो एक पूरा एक सिस्टम मेरे सामने आया है। तो मैं इस चीज़ को इतना नीचे लेवल तक नहीं जाना चाहता हूँ, बट इट्स एन ओपन चैलेंज टू माय डियरेस्ट ब्रदर नीरज कुमार जी। आप एक जिम्मेदार इंसान हो चुके हैं, आपकी एक पत्नी है और आपकी पत्नी के घर वाले सब लोग हैं, तो नीरज कुमार जी थोड़ा हिम्मत दिखाइए और हकीकत को लेकर सामने आइए। डोंट बिहेव लाइक दिस ब्लडी नॉनसेंस हिजड़ापंथी, है ना। एक तानिया पाल की एक आईडी को लेकर के कभी इसको कॉल, कभी उसको कॉल, कभी ये जो है इसको कॉल, उसको कॉल, वो अच्छी नहीं लगती है दोस्त। तो थोड़ा ओपन अप हो, क्योंकि हमारा तुम्हारा खून एक ही है, मुंह कान भी एक ही है, संस्कार, बट कुछ ना कुछ गड़बड़ है जो कि मेरे एटीट्यूड और तुम सबके एटीट्यूड में एक फ़र्क तो है। क्योंकि मैं अभी भी जिंदा हूँ तुम सबको इतने कोशिशों के बावजूद भी, है ना। क्योंकि तुम्हें भी याद होगा कि जब तुम पुलिस थाने में थे, एक करार करके ही तुम्हें वहाँ से रिहा किया गया था, बट उस करार को तुम भूल चुके हो। आज तुम मेरे यूनिफॉर्म को यूज कर रहे हो, यूनिफॉर्म की फ़ोटो को यूज कर रहे हो, उससे कुछ होता नहीं है। एक ब्लैकमेलिंग का तरीका है जिसका जो अंजाम बहुत ही बुरा होता है, कई पुस्त नप जाते हैं। यदि आप किसी मधुमक्खी के छत्ते में पत्थर मारते हो तो मधुमक्खी का हनी तो बहुत टेस्टी लगता है, मीठा लगता है, लेकिन यदि आप मधुमक्खी के छत्ते में पत्थर मारते हो तो रिस्क आपका है और आपने वो रिस्क ले लिया है। आपने जो मेरा वीडियो बनाया, AI वीडियो बनाया, आपके पास मात्र एक वही कहानी है, आप वही लेकर के दौड़ रहे हो। मेरे पास आपकी कहानी के लिए मैं पूरी एक फिल्म बना सकता हूँ। आपको पता है मैं प्रोफेशनल राइटर हूँ और मैंने आज तक जितने फिल्में करी है, जितने भी वेब्स बनाए हैं, जितने सीरियल्स में मैंने डायलॉग्स बनाए हैं, जितने सीरीज बनाए हैं, उसमें कभी आज तक मैंने अपनी ज़िंदगी की कहानी को नहीं दिखाया। लेकिन मुझे लग रहा है कि शायद ये एक बहुत ही रोचक कहानी बनेगी और सुपर डुपर हिट बनेगी। तो इसके लिए मैं खुले रूप से चैलेंज करता हूँ आपको। आप शिक्षा विभाग से जुड़े हो तो आप अपने ऑफिशियल्स का हेल्प लो, आप अपने जिला शिक्षा पदाधिकारी, राज्य शिक्षा पदाधिकारी, अपने सीनियर्स जो आपके केयर टेकर्स हैं, बट डोंट टेक हेल्प ऑफ दिस ब्लडी क्रिमिनल्स। आप एक क्रिमिनल्स के पास स्कूटी लगा करके जाते हो, है ना, और कोई ना कोई मुझे बता देता है कि आपने क्रिमिनल्स से अपने संपर्क बढ़ाए हैं। मेरे पीछे जब मैं घर में था तो इन लोगों ने कुछ लोगों से रेकी करवाया, जबकि इनको पता होना चाहिए
कि मुझे कितनी लाइव फायरिंग का एक्सपीरियंस है, अच्छी तरह से पता है मुझे। बट ठीक है, आपकी ये हरकत आपके कैरेक्टर को दिखाता है, और यदि मैं बोल पा रहा हूँ इतने अच्छे शब्द आपके लिए और इतनी शालीनता से मैं अपनी बातों को रख पा रहा हूँ, ये मेरे कैरेक्टर को दिखाता है। लेकिन ज़रूरत यही है कि मैं अपने स्तर को, मैं अपने सभी दोस्तों से माफ़ी भी मांगना चाहूँगा कि मैंने आज तक कुछ शब्दों का इस्तेमाल नहीं किया था पूरी ज़िंदगी में, बट ये मजबूरी है और ये माहौल है महाभारत का, तो तीर धनुष उठाना पड़ता है। जो बात जिगर को चुभती है उसे बाहर निकालना पड़ता है। ज़रूरी है कि यदि आपके सामने एक कुत्ता बार बार ही भूखे तब तक तो ठीक है, लेकिन यदि वो कुत्ता आपको काटना शुरू करता है तो आपको डिफेंसिव नहीं होना चाहिए दोस्तों। इसलिए जब कभी आपकी भी ज़िंदगी में ऐसी नौबत आए, थोड़ा हिम्मत करिए, बहुत बड़ी बात नहीं है। आप एक स्ट्रीमलाइन में कीजिए ऑफिशियल्स को, जो गांव के लोग हैं, क्योंकि गांव के लोगों को भी अभी फ़िलहाल ये नज़ारा है कि मेरे गांव के लोगों को इन्होंने मूर्ख बनाना शुरू किया कि मैं इनको दारू पिलाता हूं गांव के लोगों को, जबकि जग जाहिर है कि बिहार में दारू बंद है। हालांकि मैंने बोला भी था पिछली बार आपको कि मुझे रक्षा मंत्रालय की तरफ से इस चीज़ की सुविधा मिलती है कि मैं सेवन कर सकता हूं शराब का। फिलहाल मैं नहीं करता हूं, लेकिन वो जब बिहार में नहीं है तो मैं नहीं कर सकता हूं। जहां उपलब्ध है वहां मैं कर सकता हूं, कभी कभी मैं करता भी हूं। तो इनका ये आरोप है कि पंकज कुमार बहुत ही घमंडी किस्म मुझे मोबाइल देना कि बहुत ही घमंडी किस्म का इंसान है और ये अपने भाइयों के विकास को देखना नहीं चाहते हैं। तो मैं ये बोलना चाहता हूं कि इनके विकास और उत्थान की पूरी जिम्मेदारी मेरी है, और ये जग जाहिर है। एक रुमाल से सूरज को नहीं ढका जा सकता है, और मैं नहीं चाहता कि कुछ ऐसा मुझे करना पड़े फिलहाल अभी भी जो इनके करियर पर एडवर्स इफेक्ट पड़े। बट द सिचुएशन इज लाइक दैट आई एम कंपेल्ड टू गो फॉर ऑफिशियल एक्शन अगेंस्ट दैट। ऑफिशियल एक्शन में जब उसमें ये नहीं देखा जाता है कि आपके किस भाग पर कौन सा असर होने वाला है, क्योंकि आप लोगों ने पहले ही अपना लिंग परिवर्तन करा रखा है, आप हीड़े बन चुके हो, तो आपकी कोई ऐसे बोले नकारात्मक सब कोई औकात नहीं है आपकी। तो जब औकात नहीं है तो फिर उसको अच्छी तरह से ओपन अप होना चाहिए आपको, मुझे लगता है। और हिम्मत दिखाइए नीरज कुमार जी। फिलहाल आज का जो एपिसोड है ये नीरज कुमार जी के लिए है। बाकी इनकी जो हसीन कहानी है वो तो अभी वो मैं लेकर के आऊँगा, है ना, नीरज कुमार जी। और इनकी भी बहुत अच्छी कहानी है। नीरज कुमार जी लगे पड़े हैं मेरे और इनको मैं ये भी बता दूं कि नीरज कुमार जी को भी अच्छी तरह से यूज किया जा रहा है इनके मालिक धीरज कुमार जी द्वारा, है ना। ये धीरज कुमार जी से बड़े हैं, लेकिन इनको एक नौकर की तरह यूज किया जाता है। धीरज कुमार जी छोटे होकर भी इनके ऊपर राज चलाते हैं, बट ये उनका अपना गुडविल है। ही फील्स कंफर्टेबल, दैट्स वेरी नाइस। और नीरज कुमार जी बुरी तरह से सब तरह से फंस चुके हैं और फंसने वाले हैं। और मैं देखता हूँ कि इनकी पारिवारिक जिंदगी शायद बहुत अच्छी बेहतर से चले, ऊपर वाले से मेरी प्रार्थना है। बस ये औपचारिक है, फॉर्मेलिटी है, ठीक है। और नेक्स्ट एपिसोड बहुत ही और भी शायद मैं देखता हूँ। इस बीच की इनके हरकतों के ऊपर निर्भर करता है कि मैं किस चीज़ को किस लेवल तक लेकर जाना चाहता हूँ। फिलहाल मैं सभी लोगों से, अपने शुभचिंतकों से और अपने ऑफिशियल्स जो भी मेरे साथ जुड़े हैं, इनसे मैं माफ़ी मांगना चाहूँगा, क्योंकि कुछ वजह से यदि आपको अपना, क्योंकि मैं जिस प्रोफाइल से बिलोंग करता हूँ तो हमें रूप बदलने की आदत है। मैं शुद्ध शाकाहारी होकर के भी मैं कई जगह पर इस अपने काम के सिलसिले में इस जगह से मेरा आना जाना होता था जहाँ बिल्कुल मांस, मीट, मटन, चिकन्स, इन चीज़ों का डील होता था। मैं वहाँ पर अपनी ड्यूटी के लिए जाता था, तो मैं अपना स्तर किसी भी कीमत पर गिरा सकता हूँ, ये है, मैं गारंटेड नहीं हूँ। यदि मुझे अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट और मेरे परिवार और मेरे बच्चे इनके ऊपर इनकी नज़र है, बुरी नज़र है, और ये आज भी इस तरह से प्रताड़ित करने में लगे हैं कि या तो हम तीनों की ज़िंदगी को खतरा है। ऑलरेडी मैंने कंप्लेंट कर रखा है अपने पुलिस ऑफिसर्स जो देख भी रहे हैं, और हम तीनों की ज़िंदगी तबाह हो जाए, और ये तो मुझे छोड़कर चली ही जाएगी। इनका यही मन है। मेरे पिताजी और नीरज भाई भी हाँ प्रिंट आउट लेकर के घर घर में इनवाइट करते थे लोगों के पास जा कर के कि ये देखो ये किस तरह की औरत को लाई है,
और ये औरत इसकी प्रॉपर्टी के लिए आई है, जबकि मैंने बता रखा है ये सारी प्रॉपर्टी मेरी खुद की खरीदी हुई है। तो डेफिनेटली मेरी हमसफ़र और मेरी बेटी का ही उस पर पूरा का पूरा हक है। और इनका जो हक है ये बहुत ही फेक हक है, जो इनका कोई योगदान जब नहीं है। गलती ये मेरी थी, कानूनी तौर पर मैंने पिताजी के नाम पर लिया, तो पिताजी के नाम पर जो चीज़ लिया उसमें सभी का बराबर हिस्सा है, ऐसा कानून मानता है। लेकिन दूसरा कानून ये भी कहता है कि यदि आप अपने थोड़ा हिम्मत दिखा करके, और सभी दोस्तों से मैं यही कहना चाहता हूँ कि अपने अकाउंट डिटेल्स का ज़रूर, यदि आप कहीं दे रहे हो तो उसको ज़रूर सेफ रखो, और एक ना एक दिन वो न्याय मिलता है। वो चीज़ें मेरी पाइपलाइन में भी है, तो मैंने उस चीज़ों को डाल रखा है कि आपने अपने अकाउंट डिटेल में उसमें क्लियर कट है कि आपने किसको कितना दिया है, आप उसका बखूबी क्लेम कर सकते हो। और नीरज कुमार जी, मैं आपको एक चीज़ और कहना चाहता हूँ कि आपने अक्सर ये भी बोला है, जितना पैसा लगलो थे तब दे दो में, हाँ, जितना पैसा लगलो थे तब दे दो में, मतलब तुतलाते हैं कि जितना पैसा लगा है तुम्हारा मैं सब दे दूंगा एक दिन, तब दोल के दे देंगे हम, तू दोल के दे देंगे। तो नीरज कुमार जी, मेरा आपसे रिक्वेस्ट भी है, तो प्लीज़ इस चीज़ में ज़्यादा देरी मत कीजिए, पैसों की बेहद ज़रूरत की है, तो आगे बढ़ना है ज़िंदगी। तो आप अपने हिसाब से थोड़ा कैलकुलेट कीजिए कि आप जब नंगे थे और अभी आप एक प्रतिष्ठित पद पर हैं तो कितना खर्च मेरा हुआ होगा, और इंटरेस्ट ज़्यादा नहीं, जो गवर्नमेंट ऑफिशियल इंटरेस्ट है आप वो मुझे दे दीजिए। दूसरी चीज़, आपका एक बहुत बेहद ख़ास चीज़ मैं बोलना चाहता हूँ, उसका तो वीडियो भी है मेरे पास, कि आपने मुझे बोला था कि मैं घर की अलमारी में पिस्तौल रखता हूँ, तो मुझे भी उस दिन का इंतज़ार रहेगा जब आपका पिस्तौल, जाहिर सी बात है वो अनऑफिशियल ही होगा, क्योंकि आपके पास कोई कैपेसिटी है नहीं कि जिस तरह की आप मेरी तरह कोई लाइसेंस होल्डर हो वेपन रखने का, जैसा मेरे पास है, मैं बता दूं आप लोगों को। तो इस तरह की चीज़ें तो आप में है नहीं। यूट्यूब ऑफ क्यों कर रखा है? यूट्यूब ऑफ है क्या? तो नीरज कुमार जी, आपके अपने जो पिस्तौल हैं आप उनको निकालिए, और फिर आपको किस चीज़ का इंतज़ार है? तो नीरज कुमार जी ने मुझे बोला था कि मेरे पास पिस्तौल है, और वहाँ पर काफ़ी थे अपने, यूट्यूब पे कुछ जा रहा है, समथिंग अपलोड कर रहे हो कुछ कर। तो नीरज कुमार जी, आप ज़रूर उस पिस्टल का यूज करें, है ना, यदि आपके पास वो कैपेसिटी है। प्लस मेरे बरियारपुर थाने में कुछ लोग इनके हैं जो आजकल ऐसा यूज बोला जाता है, हमारे जो सम्मानित शिक्षक हैं अक्सर यूज करते हैं, अरे वहाँ तो मेरा चेला बैठा हुआ है, राजस्व अधिकारी बोला जाता है नीरज जी के, वो मेरा चेला है, स्टूडेंट है। तो आप पुलिस थाने के लोगों को ही शायद मिला करके अपना वेरिफिकेशन, जिसके बदौलत आप जॉब पर हो, इस चीज़ को एडजस्ट किया होगा। हालांकि आपकी पुरानी वो कैपेसिटी है, मैं उस चीज़ को दाद देता हूं जो मैं नहीं कर पाया, फेक चीज़ों को नहीं कर पाया। तो नीरज कुमार जी, आप मेरा रिक्वेस्ट है, हम्बल रिक्वेस्ट है और ओपन चैलेंज है। जो तीसरी चीज़ है, गाली है, मैं नहीं देना चाहता हूँ। आप तो जरूर देखेंगे इसको, ऐसा है नहीं कि आप नहीं देखो, आपके अंदर भी एक एंग्जाइटी है कि देखें क्या क्या बोला है। और ये सारे जो मेरे घर वाले हैं सब इंतजार में हैं कि आज किसका एपिसोड है। तो नीरज कुमार जी का ये पहला एपिसोड है। ये मेरी बाबू भी हंस रही है, क्योंकि इसके चाचा ने जब ये कुछ मिनट की थी तो इसके चाचा लोगों ने इसके फोटो को वायरल किया है। मैं कभी इस चीज़ को अन्यथा नहीं ले रहा हूँ, बट मैं यही सोच रहा हूँ कि एक आर्टिस्ट की बेटी है तो एक ना एक दिन इसको वायरल होना है। इसके कुछ घंटे के फोटो को इन लोगों ने एक अच्छा खासा रूप दे करके पूरे एरिया में फैलाया। बट यदि मैं दूसरे अंदाज से सोचूं कि यदि मेरी बेटी का फोटो कोई यूज करता है तो आप लोग मुझे बताओ, मुझे क्या करना चाहिए, है ना। यदि मेरी बेटी का फोटो कोई यूज करता है, इनफैक्ट मिसयूज करता है, वो महज कुछ घंटे पैदा होने का फोटो है, उस चीज़ को इसके चाचा, इसके दादा, इसकी बुआ, वो लोग एक बदनाम करने के नज़रिए से यदि उसको यूज कर रहे हैं तो मुझे क्या करना चाहिए। फिलहाल मैं उस मूड में नहीं हूँ, और मैं इसी मूड में हूँ कि एक आर्टिस्ट की बेटी है तो इसको तो वायरल होना ही है। जब इसका बाप इस लेवल का है तो इसकी बेटी तो किस लेवल की होनी चाहिए, ये आप लोग सोच ही सकते हो। तो इसलिए थैंक यू वेरी मच। आज भी मैंने आई थिंक आई हैव क्रॉस्ड 1 आवर, एंड थैंक यू वेरी मच एवरीवन जिन्होंने अपना बहुमूल्य वक्त दिया और संडे के इस एपिसोड को सफल बनाया। और मेरा आप सभी से दरख्वास्त है, मेरी कहानी सिर्फ मेरी बातों को हाईलाइट या आप लोगों को इंगेज करने की नहीं है, बट यह है कि आप लोग भी यदि मेरे रास्ते पर हो और अंधभक्त हो अपने घर वालों का, इनफैक्ट चाहे वो माँ बाप की क्यों ना हो, और यदि आपने उसको पैसे का चस्का लगा रखा है
तो आप बहुत ही गलत पटरी पर हो, आपको कूट कर मारा जाएगा, पटक के मारा जाएगा, संभव हो तो आपको जेल भेजा जा सकता है और आपके जान निकाला जा सकता है। जैसा हमारे नीरज भाई एकदम बिल्कुल 2 लोग संभाले हुए, हमारे एकदम अलमारी में पिस्तौल है, अलमारी में पिस्तौल है, तो इनका कहना था अलमारी में पिस्तौल है तो वो मुझे कभी भी मार सकते हैं। तो मैं अपनी ज़िंदगी को बचा करके, और ये लोग ये भी आजकल बोल रहे हैं कि मैं किसी अननोन लोकेशन पर मैं छुप करके अपनी ज़िंदगी गुजार रहा हूँ, तो बात सही है। मुझे बहुत ज़्यादा डर भी लगता है इन लोगों से। ये लोग कुछ भी कर सकते हैं कहीं भी, क्योंकि इन्होंने मेरी रखी की हुई है और इनको सब कुछ पता है मेरे बारे में। टेक्नोलॉजी भी फास्ट है, मैं कहाँ हूँ, क्या करता हूँ, ये सब कुछ, क्योंकि ये अंडर एस्टिमेट मुझे करके रखे हैं पहले से ही, और मैं हल्का इतना खुद से हुआ हूँ, इनकी गलती नहीं। जिनको देना था 100 रुपये मैंने लुटाया 1000 रुपये, फिर लुटाया लाख रुपये, तो उनकी कहाँ गलती है? नहीं है गलती। तो आप सभी लोग भी यदि इस रास्ते पर हो तो कृपया संभल जाएं और इससे निकल जाएं। संभलना ही ज़रूरी नहीं है, इससे आप बाहर निकलो। ये एक बहुत खतरनाक बीमारी है जिसके हम सब लोग शिकार होंगे लगभग, और मेरे फैमिली फ्रेंड्स, मेरे गांव के लोग, मेरे सम्मानित सीनियर्स और मुझे आशीर्वाद देने वाले सारे मेरे केयर टेकर्स जो भी आज जुड़े हैं, मैं आप सभी को प्रणाम करता हूं, नमस्ते करता हूं। और आज का फ़िलहाल मैं एपिसोड अभी समाप्त करता हूं। यानी कि कुछ और है जो अभी बहुत ज़्यादा टाइम हो गया, बहुत ज़्यादा देर तक नहीं अभी तो एपिसोड चलेगा। बाकी हाँ, बाकी विशेष अनुरोध है उन लोगों से जो मेरे हमसफ़र के परिवार वाले हैं, जिन तक भ्रामक चीज़ें फैलाई जा रही हैं, तो आप लोग निश्चिंत रहें, ये बिल्कुल मेरे पास सुरक्षित है, सुरक्षित रहेगी। और वी आर मेड फॉर ईच अदर नाउ। और जो इनकी कहानी है, तो इनका काम है लोगों को बदनाम करना, तो और इन्होंने पहले भी ऐसा किया है। ये कोई कितने ही लड़कियों की ज़िंदगी के साथ इसने खेला है और बहुत सारी लोगों की ज़िंदगियों को बर्बाद किया है। तो हाँ, प्रूफ है। और हमारी ज़िंदगी को बर्बाद करने के लिए सोचे तो हैं, ज़रूर डिस्टर्ब तो ज़रूर किया इन लोगों ने। आखिर मारा है, हाथ उठाया है, उससे बड़ी घिनौनी चीज़ तो हो नहीं सकती, राइट? नहीं हो सकती है, बट इन लोगों ने किया है, तो ये उनका गुडविल है। और ऊपर वाले पर ज़रूर मुझे भरोसा है, और ऊपर वाले इन्हें कई चीज़ों से, ऊपर वाले का जो मैनेजमेंट है दी टॉप है, और ऊपर वाले इनके लिए बहुत कुछ कर रहे हैं, जो मैं धीरे धीरे, हाँ, सभी गंभीर रोगों का भी शिकार हैं। और इनके बीच आपस में भी नहीं जमती है। पिताजी को माँ बहन की गाली देते हैं ये मुंह पर, बट मेरे पिताजी को ये लोग अच्छे लग रहे हैं, तो वो उनका गुडविल है। हाँ, और बाकी नीरज कुमार जी, आप जरूर मेरा एपिसोड देखेंगे छुप छुप करके कहीं, और आपकी धर्मपति तिवानी दी और इनके परिवार के तभी तदत आप भी देखेंगे, तो बिल्कुल आप आइए। और SC ST कोर्ट, महिला आयोग, आप कहीं भी मेरे खिलाफ जरूर करने की कोशिश करेंगे, तो मैं उस टाइम का इंतज़ार करता हूं। क्योंकि मैंने बताया कि शिवानी जी को बहुत अच्छी तरह प्रैक्टिस करके तैयार किया गया था, क्योंकि इनके पास 2 ऑप्शंस थे, एक तो एक महिला है, दूसरी एक SC ST प्रजाति से आते हैं, तो मेरे लिए कोई बचने का चांस था ही नहीं। लेकिन ठीक है, ये मेरे बाबू भी समझ रही है, लेकिन इस चीज़ को, हाँ, इस चीज़ को ऊपर वाले ने अच्छी तरह संभाला। और पुलिस ऑफिशियल्स, बरियारपुर थाना और मुंगेर जिला प्रशासन, स्पेशली SP साहब, SP मुंगेर का मैं बिल्कुल दिल से आभारी हूँ, जिन्होंने मुझे महफूज रखा, मुझे सुरक्षित रखा इन कारनामों के बदौलत भी, क्योंकि उन्होंने सच्चाई का साथ दिया। जबकि पुलिस को गुमराह करने के लिए इन्होंने बहुत कुछ किया, पैसे फेंके, कुछ एक आध बिका हुआ अधिकारियों को खरीदने की भी कोशिश की, बट वो चीज़ फाइनली सक्सेस नहीं हुआ, क्योंकि वो चीज़ हो नहीं पाई, क्योंकि कहीं ना कहीं सच्चाई है। और इन्होंने ये भी बोला है कि पुलिस ने और गांव वालों ने इन लोगों को, नीलत कुमार जी और मेरे घर के सभी लोगों को ये सलाह दिया, पंकज कुमार को घर से बाहर कर दो। तो आप जो पुलिस ऑफिसर्स हैं, मैं आपसे भी ये जानना चाहूँगा, सच में इस तरह का सलाह होता है क्या कि पंकज को घर से बाहर करो? ऐसा नहीं होता है, एक भ्रामक चीज़ फैलाई जा रही है। तो नीरज कुमार जी, थोड़ा हिम्मत दिखाइए, और मुझे अंदाज़ा है कि आप ज़रूर इस तरह की चीज़ें करेंगे और मेरे सामने आएंगे। यदि आप सच में अभी तक मर्द हैं, मुझे नहीं लगता है कि आप हैं, क्योंकि आप सभी लोगों ने अपना लिंग परिवर्तन करा के एक औरत बनी है। उस औरत का नाम है तानिया पाल। अभी भी न्यूज़, और अभी और एक कौन सा है, वी न्यूज़ नहीं, वायरल समथिंग यूट्यूब चैनल जो है इनका, वायरल न्यूज। और ये लोग उस चीज़ पर अड़े हुए हैं। तो लेट्स सी। आई एम एक्सट्रीमली सॉरी फॉर माई केयर टेकर्स, और मैं अपने शुभ चिंतकों से भी माफ़ी मांगना चाहूँगा
कि मैं कुछ इस तरह की चीज़ों को लेकर बैठा हूँ जिसका जेन्युइननेस ज़्यादा नहीं है, बट ठीक है, कभी कभी कुछ वैसा करना पड़ता है कि यदि आप कभी कीचड़ में गिर गए तो कीचड़ को लगाना ही पड़ेगा, बॉडी में बचा नहीं पाओगे। कीचड़ से निकल चुका हूँ मैं, बट बॉडी में अभी भी कीचड़ है, उस कीचड़ को झाड़ने के लिए ही मैं बैठता हूँ। तो थैंक यू वेरी मच एंड डेफिनेटली थैंक वंडरफुल सपोर्ट फ्रॉम ऑल ऑफ यू। और बहुत जल्द मिलता हूँ फिर एक देखता हूँ आगे किसका नंबर आता है और इनकी हरकतों के बाद किन से मुझे कौन सी बातों को करना है। तो गुड नाइट, शुभ रात्रि, और आप सभी का बहुत बहुत आभार है। चलो बोलो नमस्ते, नमस्ते, बाय, गुड नाइट एवरीवन। थैंक यू वेरी मच, गुड नाइट।